चैप्टर 921 टू 930। बाई यिन की गति बेहद तेज थी, लेकिन साथ ही उसकी ताकत बेहद भयानक थी। इस पंच के नीचे 1000 कट्टियों से अधिक वजन का समुद्री जल पूरी तरह से पलट गया था। यह सफ़ेद कागज के एक टुकड़े की तरह था जिसे आसानी से फ्लिप किया जा सकता था। लहरों के बल से वह और भी भयानक हो गया। जियोंग जीचेंग ने अपने हाथ में एक विशाल प्रकाश डालना जारी रखा जिसने आधे आकाश को ढक लिया। उसने इस भयानक मुट्ठी बल को मजबूती से पकड़ लिया और इसे फैलने से रोक दिया। हालांकि उनका फिगर फिर से ब्लास्ट हो गया। यह 1 दर्जन मीटर बाद तक नहीं था कि उसने अपने फिगर को स्थिर किया। बुरे आदमी, देखते हैं कि तुम कितने घुसे रोक सकते हो। बाई यिन की गति तुरंत फिर से बढ़ गई। उसी समय उसकी आत्मा ने तुरंत ये जिवेन और अन्य लोगों को भागने से रोकने के लिए बंद कर दिया। एक बार बचने का संकेत मिलने पर वह तुरंत कार्रवाई करेगा और उन्हें काट देगा। वह अब एक बिल्ली की तरह था जिसने अपने शिकार को पकड़ लिया। वह अब अपने शिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसलिए यह बहुत आसान था। यदि चूहे का शिकार बचना चाहता है तो उसे एक वज्रपात का सामना करना पड़ेगा। उपस्थित लोगों में सबसे कमजोर यूसीसी पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका था। याओ कियान और बाई हनमो को उनकी संबंधित सेनाओं का गौरव माना जाता था। तब उनके साथ चूहे की तरह खिलवाड़ किया गया था। हालांकि बाई यिन का इरादा स्पष्ट था। वह उनके साथ शिकार के रूप में खेल रहा था जो उसके हाथों में पड़ने वाला था। लेकिन वे कितने भी नाराज क्यों न हो, कोई रास्ता नहीं था क्योंकि विरोधी बहुत मजबूत था। हालांकि जियोंग जीचेंग भी ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल पर था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने बाई यिन को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। बाई यिन के खिलाफ लड़ने की तो बात ही छोड़ दें, ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। इस वजह से बाई यिन का बिल्कुल भी बाहर जाने का इरादा नहीं था। यह खेलने जैसा था, मारने से पहले सबके साथ खेलता था। बूम! जियोंग जीचेंग को फिर से उड़ा दिया गया। उसे पता नहीं कितनी बार उसे उड़ाया गया था। हर बार जब वह डगमगाता हुआ खड़ा होता तो उसे बाई यिन फिर से उड़ा देता। बाई यिन स्पष्ट रूप से उसे मारने की क्षमता रखती थी, लेकिन उसने अंतिम वार नहीं किया। वह उसे तब तक प्रताड़ित करना चाहता था जब तक कि वह और नहीं पकड़ सकता। अब बाई यिन ये जिवेन की आत्मा को प्रताड़ित करना चाहती थी। वह एक शिवेन के भौतिक शरीर को नष्ट करके संतुष्ट नहीं था। वह एक शिवेन की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। ऐसी भावना उसे एक मजबूत विकृत आनंद ला सकती है। कप्तान, वहीं यूसीसी पहले से ही रो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि जियोंग जीचेंग ने उसे आने नहीं दिया। टस्क, बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अब तक पकड़ में आ पाएंगे। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। बाई यिन ने बस उपहास किया और कहा, यह सिर्फ इतना है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगी। उसके शरीर पर भयानक रक्त रंजित प्रकाश और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसकी क्रूर आंखें ठंडी बिजली की तरह थीं। उसने बाई यिन को ठंडेपन से देखा। रक्तरंजित नेत्रों में शीतलता भरी हुई थी। अभी कोई मजाक नहीं था, लेकिन थोड़ी क्रूर मौत थी। उसके दोनों हाथों ने जोर से पकड़ लिया, मानो वह पल भर में ब्रह्मांड को कुचल देने वाला हो। उसकी हत्या का इरादा असीम था। उस विशाल और असीम हत्या के इरादे ने सीधे सभी को दबा दिया, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। सभी भयभीत थे। क्या यह एक साधारण पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ की ताकत है? यहाँ तक जियोंग जीचेंग की आभा में भी उसके सामने बाई यिन की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें स्तर का योद्धा है? यहाँ तक यूसीसी को भी संदेह था कि यह ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल बिल्कुल नहीं था, बल्कि ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर का शीर्ष विशेषज्ञ था। उसके पंजे एक राक्षसी पिंजरे में बदल गए। एक अद्वितीय गति के साथ इसने जियोंग जीचेंग को तुरंत दबा दिया। वह सब्र खो चुका था और जियोंग जीचेंग का वहीं पर सिर काट देना चाहता था। जियोंग जीचेंग के शरीर को एक अभूतपूर्व भयानक ताकत ने कुचल दिया था। उसके शरीर की हड्डियां भी लगातार घर्षण की आवाजें निकालने लगीं, जैसे कि अगले ही पल उन्हें टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक राक्षसी धधकती कृपाण आभा आकाश से उतरी और बड़े हाथ पर गिर गई। डांग! एक जोरदार टकराव की आवाज ने एक भयानक वायु प्रवाह तूफान को भड़का दिया और कुछ मील के भीतर समुद्री जल जबरन बह गया। दो भयानक ताकतों की टक्कर सीधे अद्वितीय वायु तरंगों, विशेष रूप से ज्वलनशील तरंगों को सेट करती है। इसने अनगिनत समुद्री जल को एक पल में वाष्पित कर दिया। हालांकि चूंकि यह समुद्र तल पर था, कोई नहीं जानता था कि समुद्री जल कितना है। भले ही ज्वलनशील कृपाण आभा समुद्री जल के एक हिस्से को वाष्पित कर दे, अन्य समुद्री जल इसे जल्दी से भर देगा। इस समुद्री तल में समुद्री जल अंतहीन था। हालांकि यह कृपाण इस दानव पंजे से निपटने में विफल रहा। इसने जियोंग जीचेंग के लिए कुछ समय खरीदा। जियोंग जीचेंग ने इस समय का फायदा उठाया और अंततः राक्षस के पंजे के हमले की सीमा से बच निकले। जियोंग जीचेंग के सामने एक आकृति दिखाई दी। भाई, तुम मेरे व्यवसाय को बर्बाद करने की हिम्मत करते हो। मैंने मूल रूप से आपको बाद में मारने की योजना बनाई थी।
ऐसा लगता है कि तुम मरने का इंतजार नहीं कर सकते। बाई यिन ने ये जिवेन की ओर ऐसे उपहास किया जैसे वह एक मरे हुए आदमी को देख रहा हो। उसके मुंह का कोना अकल्पनीय उदासीनता और क्रूरता से चमक उठा। उसके लिए खेल का समय समाप्त हो गया था। जो कुछ बचा था वह मारने का समय था। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? जियोंग ज़ीचेंग ने केवल इस समय ध्यान दिया कि ये जिवेन और अन्य वास्तव में वहां थे। उसे अभी अभी अपनी पूरी ताकत से बाई यिन से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था कि ये शिवेन और अन्य चले गए या नहीं। इस समय जब उसने ये शिवन को वापस आते देखा तो उसने तुरंत उसे दोषी ठहराया। यह एक अवसर था कि उसने अपने जीवन के साथ आदान प्रदान करने की योजना बनाई। ये लोग इसे पसंद नहीं करते थे और यहाँ तक वापस आना चाहते थे। क्या हम निकल पाएंगे? ये जिवेन के मुंह में एक फीकी सी मुस्कान आ गई। क्या वह नहीं जाना चाहता था? नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि वे वास्तव में बचना चाहते थे, भले ही जियोंग ज़ीचेंग ने बाई यिन को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी हो, तो इसमें केवल थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा बाई यिन ने समुद्री खाई के ऊपर सरनियों की परतें स्थापित की थीं। यह समय उनके लिए सरनियों को नष्ट करने और बच निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वे मरना नहीं चाहते थे तो उनके पास एक ही रास्ता था, वह मौत से लड़ना था। अगर बाई यिन नहीं मरती तो वे मर जाती। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। इस समय केवल एक युद्ध हुआ था। यह केवल मौत की लड़ाई हो सकती है। अगर वह नहीं मरा तो हम मर जाएंगे, ये जिवेन ने कहा। यह भी मौलिक कारण था कि उसने सीधे कदम उठाने का फैसला क्यों किया। हा, यह बच्चा सही है। अगर मैं नहीं मरता तो आप में से कोई भी नहीं जा सकता। यदि आप सक्षम हैं तो और मुझे मार डालो। बाई यिन का चेहरा एक दीप मुस्कान के साथ चमक उठा जैसे वह थोड़ा पागल हो। न जाने वह क्या सोच रहा था, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे दूर से भी महसूस किए जा सकते थे। ये जिवेन के शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे खुल गई थी। इस बिंदु पर उसके पास अब कोई आरक्षण नहीं था। यदि वह इस समय पीछे हटना जारी रखता है तो यह उसके लिए एक मृत्यंत होगा। उनकी त्वचा पहले कांस्य बन गई। अत्याचारी का शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया था, जिसके बाद एक शिवेन की त्वचा पर एक सुनहरी दिव्यता चढ़ गई थी। चमकदार सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट था। उसके शरीर पर एक दबंग और शक्तिशाली शक्ति उबल पड़ी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे सोने में ढाला गया कोई सुनहरा अधिपति हो। हर कोई, विशेष रूप से यूसीसी, ये जिवेन को सदमे में देख रहा था। ये शिवेन की असली ताकत थी। वह सही था। हे यूलोंग का सामना करते समय वह पीछे हट गया, अन्यथा वह आसानी से हे यूलोंग को उस भयानक ताकत से मार सकता था जो अब उजागर हो गई थी। उनमें से जियोंग ज़ीचेंग को छोड़कर कोई भी ये जिवेन का विरोधी नहीं था। जियोंग ज़ीचेंग भी काफी चौंक गया था जब उसने ये जिवेन को देखा जो सोने में ढला हुआ लग रहा था। वह जानता था कि एक शिवेन ने अपनी ताकत छिपाई होगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक शिवेन इतना छुपाएगा। जब वह यूलोंग के साथ लड़ा तो उसने शायद अपनी ताकत का 1/3 भी इस्तेमाल नहीं किया। ये जिवेन के शरीर का छोटा ब्रह्मांड भी बेतहाशा घूमने लगा। यह उनके ऑब्जर्विंग पर्सन इंजील का पूरी ताकत से चलने का नतीजा था। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। बाई यिन अजीब तरह से हंसी। उसकी आकृति तुरंत लहरों को पार कर गई और ये शिवेन के सामने फूट पड़ी। ध्यान से, जियोंग ज़ीचेंग जल्दी से याद दिलाने के लिए चिल्लाया। लेकिन इस समय ये शिवेन के सामने बाई यिन का आक्रमण पहले ही फूट चुका था। उसकी मुट्ठी अनगिनत राक्षसी युआन से ढकी हुई थी। यह बेतहाशा घूमता रहा, आसपास के अनगिनत समुद्री जल को एक सर्पिल मुद्रा दिखाने के लिए चलाता रहा, एक पानी की कवायद बनाता रहा, और ये जिवेन के सामने विस्फोट हो गया। उसका ये जिवेन के साथ खेलना जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। वह ये जिवेन को एक झटके में मारना चाहता था। इस समय जब सभी ने सोचा कि ये शिवेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह आखिरकार चले गए। उसके हाथ की मुट्ठी सीधे बाई यिन की मुट्ठी पर जा लगी। बूम! जहां दोनों मुट्ठियां मिलीं वहां से एक बड़ा विस्फोट हुआ। दो मुट्ठियों में दो भयानक ताकतें थीं और ऊर्जा की एक गेंद में बदल गई जो सभी दिशाओं में बह गई, जिससे ऊर्जा तूफानों का घेरा बन गया। दो मुक्कों द्वारा नष्ट की गई मुट्ठी की गति लंबे समय तक मध्य हवा में गतिरोध में रही। अंत में ये जिवेन की मुट्ठी की गति जारी नहीं रह सकी। एक खामी थी। यह बचाव का रास्ता एक डोमिनोज की तरह था जिसने सीधे तौर पर उसकी सारी मुट्ठी को एक पल में ढहा दिया। बाई यिन का मुट्ठी का दबाव आखिरकार ये जिवेन पर फूट पड़ा। बूम! एक हिंसक टक्कर की आवाज सुनाई दी और ये जिवेन ने महसूस किया कि एक राक्षसी और भयानक शक्ति ने उसे घेर लिया है। उसका पूरा शरीर इस विशाल शक्ति से ढका हुआ था और उसका शरीर चरमराहट की आवाज निकालने लगा। यहाँ तक उसकी हड्डियां भी ऐसा महसूस हो रही थीं मानो इस बल के दबाव में वे टूटने वाली हों। ये शिवेन आखिरकार इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। उसे कुछ कदम पीछे उड़ा दिया गया था और उसके मुंह के कोने से खून का निशान निकला था।
अराजकता दानव सागर के विशाल समुद्र में लोगों के एक समूह ने समुद्र पर तेजी से उड़ान भरी। अगर ये यक्षिवेन वहां होते तो शायद वो उन्हें सीधे पहचान सकते थे। यह समूह वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान का विशेषज्ञ था। नेता कोई और नहीं बल्कि ईहोंग थे, जो पहले ही कैस दानव सागर में प्रवेश कर चुके थे। उसके पीछे वाला युवक भी येजिवेन का पुराना परिचित ही यूलोंग था, जो येजिवेन के गुस्से के कारण बेहोश हो गया था। हालांकि हे यूलोंग, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब ऐसा लगा जैसे वह अगले स्तर तक सुधर गया हो। उन दोनों के पीछे काला लबादा पहने एक लंबी आकृति थी। उसके शरीर के चारों ओर राक्षसी क्यूई का एक हल्का सा दिखाई देने वाला वलय था। उनके पीछे काले लबादे वाली आकृति के समान कपड़े पहने हुए 5 आकृतियां थीं। नेतृत्व करने वाले की तरह वे भी शैतानी ची के निशान से घिरे हुए थे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह सही मार्ग है? ईहोंग ने उसके बगल में यूलोंग से पूछा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अमित्र थी। वे कुछ समय से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी यक्षिवेन को पकड़ नहीं पाए थे। इसलिए उन्होंने अधीरता से पूछा, हाँ, यह सही रास्ता है, यह गलत नहीं होगा। कि यूलोंग के हाव भाव थोड़े डरे हुए थे। उन्होंने कहा, हमारी टीम में हम आमतौर पर एक विशेष कस्तूरी को एक निशान के रूप में छोड़ देते हैं। केवल हमारी टीम के सदस्यों के पास इसे सूंघने का एक विशेष तरीका होता है, इसलिए मुझे गलत रास्ता नहीं मिलेगा। अगर यह मामला है तो यह सबसे अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। इस समय काले लबादे वाली आकृति बोली। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और उसका भाषण थोड़ा रूखा था। काफी देर तक वह बोलते नहीं दिखे। बिल्कुल, उसने यूलोंग ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, जब तक आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमारा वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। भालू टीम पर ध्यान न दें, भले ही आप दूसरी टीम बनाना चाहते हो, यह कोई समस्या नहीं होगी। इस समय ईहोंग ने अपनी छाती थपथपाए और वादा किया, लेकिन हे यूलोंग को देखकर उसकी आंखों में तिरस्कार का संकेत था। उसने सोचा कि उसने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया है, लेकिन वह उसे अपने सामने हे यूलोंग से नहीं छिपा सकता। हे यूलोंग की आंखों में सब कुछ गिर गया। हे यूलोंग की आंखों में आक्रोश का एक संकेत चमक उठा। ईहोंग ने सोचा कि वह यूलोंग ने इसे नहीं देखा, लेकिन वास्तव में यह सब उसकी आंखों में प्रवेश कर गया। वह यूलोंग यह देखने के लिए हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि ईहोंग और ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। यह उनका एकमात्र मूल्य था। हालांकि उसे कुछ हद तक मजबूर किया गया था, लेकिन वास्तव में वह येजिवेन से भी पूरी तरह से नफरत करता था। इसलिए उसने अनिच्छा से उनका पीछा किया। दोनों पक्षों के गुप्त उद्देश्य थे और मूल रूप से एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। हालांकि वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में सक्षम थे। मुझे इस बार आपको परेशान करने के लिए खेद है, ईहोंग ने इस समय उसके पीछे काले लबादे में आदमी से कहा। यह कुछ भी नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के लिए इन मामलों को सुलझाएं। कि येजिवेन ने प्रभु के खिलाफ जाने की हिम्मत की, इसलिए वह मौत को दावत दे रहा है। उसकी मृत्यु पर पछतावा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सबसे अच्छा है कि जैसे ही येजिवेन आए संभव, मुझे जल्द से जल्द प्रभु के पास लौटना चाहिए। इस समय काले लबादे वाले व्यक्ति ने कहा। ईहोंग ने कहा, यह येजिवेन भी युवराज के पक्ष में एक कांटा है। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। हम उसे बड़ा नहीं होने दे सकते। काले लबादे में आकृति ने केवल तिरस्कारपूर्वक कहा, युवा पीढ़ी के बीच कोई भी प्रभु के लिए परेशानी नहीं ला सकता है। कोई भी भगवान का विरोधी नहीं है। प्रभु को युवा पीढ़ी के बीच फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र में सबसे पहले होना तय है। हाँ 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 हाँ, सभी ने आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे। अल्पविराम। बायिन की आंखों में विस्मय का एक अंश चमक उठा। वे अचंभे में आ गए। जियोंग ज़ीचेंग ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल के विशेषज्ञ थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह हमले का सामना कर सके, लेकिन येजिवेन सिर्फ एक उत्कृष्ट क्षेत्र 3रे स्तर का विशेषज्ञ था। उसके लिए येजिवेन सिर्फ एक चींटी थी जिसे देखने की भी उसने जहमत नहीं उठाई। येजिवेन उसकी विरोधी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यक्षिवेन ने वास्तव में अपने पूर्ण शक्ति वाले मुके को रोक दिया। हालांकि यक्षिवेन पीछे हटती रही, लेकिन यह इस तथ्य को छिपा नहीं सका कि यक्षिवेन ने अपने पंच को रोक दिया था। येजिवेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से उसके और बायिन के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। यह भी कहा जा सकता है कि अगर यह अत्याचारी शरीर की शक्ति और फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के जादू के लिए नहीं होता, तो वह बायिन का विरोधी भी नहीं होता। वे बिल्कुल भी समान स्तर के विरोधी नहीं थे, लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ खड़ा था, उसके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प था। तुम पीछे हटो, यह मुझ पर छोड़ दो। जब येजिवेन बात कर रहे थे, उसकी आभा, जो भारी चोट के कारण कमजोर हो गई थी, अपने चरम पर वापस आ गई थी।
चूंकि फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के कारण फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक में परिवर्तन शुरू हुआ, इसलिए उपचार प्रभाव अधिक मजबूत था। यह पहले से कहीं अधिक अत्याचारी था। यह देखकर कि ये ज़िवेन ठीक लग रहा था, जियोंग ज़ीचेंग ने राहत की सांस ली। अगर ये ज़िवेन भी एक मुक्के में मारा जाता तो वे भी मर जाते। इस बिंदु पर उसने अंततः देखा कि याओ qian और अन्य दो के बीच ये ज़िवेन वह था जिसने सबसे गहरा छुपाया था। यह इतना आसान नहीं था जितना अपनी ताकत को छुपाना। इस समय जियोंग ज़ीचेंग और नहीं रुक सकता था। हालांकि वह नहीं मरा, लगातार बाय यिन को रोकने से उसका शरीर गिरने के कगार पर आ गया। अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वह बाय यिन के हमले के बिना भी मर जाएगा। सावधान रहें, वह मजबूत है। वह पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ से भी अधिक मजबूत है, जियोंग ज़ीचेंग ने याद दिलाया। हालांकि प्रतिद्वंदी केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल था, उसकी राय में ये ज़िवेन भयानक रूप से शक्तिशाली था। ट्रांसेंडेंट रियलम 8वां स्तर भी इतना भयानक नहीं था। मैं समझता हूँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। हालांकि अभी विनिमय केवल एक बार था, इसने उसे बाय यिन के आतंक को भी समझा। यह उनकी कल्पना से बहुत परे था। कप्तान, इस समय जियोंग ज़ीचेंग ने कदम पीछे खींच लिए। यूसीसी पहले से ही रो रही थी। तुम क्यों रो रहे हो? मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, जियोंग ज़ीचेंग ने बस थोड़ा गुस्से में कहा। उसने फिर अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। इस समय ये शिवेन को अकेले ही खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे जल्द से जल्द अपनी चोटों को ठीक करना था और ये शिवेन की मदद करने में सक्षम होने के लिए अपने चरम पर पहुंचना था। इस समय याओ qian और बाय हनमो ने ये ज़िवेन को उत्सुकता से देखा। वे नहीं जानते थे कि वह इस भयानक विशेषज्ञ का सामना कैसे करेगा। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि ये ज़िवेन को अभी अभी एक मुक्का मारकर भेजा गया था। हे, यह दिलचस्प है। क्या यह दोस्ती है? यह अफसोस की बात है कि आप जल्द ही नरक में प्रवेश करेंगे। बाय यिन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। यह पिछली मुस्कान से भी बदतर थी। यह वाकई भयानक था। जब तुम नरक में जाओ और नरक के राजा से मिलो तो उसे बताना मत भूलना कि मैंने तुम्हें मार डाला। तुम्हारे सिर कला के मेरे सबसे उत्कृष्ट काम बन जाएंगे। बाय यिन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। अचानक उसके चारों ओर अनगिनत दानव आभा उसकी दिशा में एकत्रित होने लगे। कैस दानव सागर में अन्य स्थानों की तुलना में राक्षस आभा कई गुना अधिक प्रचुर मात्रा में थे। एक अर्ध दानव के रूप में, एक राक्षसी समुद्री जानवर के रूप में, पानी में होने और राक्षसी आभा से घिरा होने के कारण यह उसके लिए बस एक स्वर्गीय स्थान था। कैस डेमन में विशेष परिस्थितियों के कारण यह ठीक था कि राक्षसी समुद्री जीव कबीला फूले हुए बादल समुद्र क्षेत्र की प्रमुख ताकतों के बीच अंतराल में एक अर्ध दानव के रूप में जीवित रह सकता था। दानव मूर्ति भगवान मुट्ठी तोड़। उसके पीछे अनगिनत दानव आभाओं से बनी एक दानव प्रतिमा दिखाई देने लगी। यह हरे चेहरे और नुकीले दांतों वाला एक क्रूर दानव भगवान था। उसके शरीर में 6 जोड़ी भुजाएं भी थीं। यह भयानक था। उन्हें इस मुट्ठी की तकनीक का मूल पता नहीं था क्योंकि यह मुट्ठी की तकनीक उनकी प्रतिभा से जागी थी। यह उसके शरीर में दानव रक्त रेखा के दूसरे आधे हिस्से में निहित भयानक मार्शल आर्ट होना चाहिए। आमतौर पर, चाहे वह आधा दानव या आधा जानवर था, विभिन्न कुलों की जादुई शक्तियों को जगाने का मौका था। हालांकि कुछ अंतर थे। सामान्य तौर पर अधिक शक्तिशाली रक्त रेखा को जगाना आसान था। यह बाय यिन की तरह ही था। दानव कबीले के रक्त को जगाने के बाद उसके शरीर में समुद्री कबीले के रक्त को पागलपन से दबाना शुरू कर दिया। वह भी धीरे धीरे समुद्री कबीले के बजाय दानव कबीले जैसा बनने लगा। लेकिन उन्होंने इस भावना को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि इस भावना ने उन्हें शक्ति से भरपूर बना दिया था। यह अद्भुत था। यही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। शक्ति होने और जो कुछ भी वह चाहता था उसे करने में सक्षम होने की भावना ने उसे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह महसूस कराया। यह विशेष रूप से मामला था जब उसने उन मानव विशेषज्ञों का शिकार किया जो अराजक दानव सागर में प्रवेश कर गए थे। उन्हें अपने पैरों के नीचे रेंगते हुए देखना या सीधे जोर से कोसना उन्हें एक अलग तरह का आनंद देता था। यह उनके शरीर के भीतर शक्ति द्वारा लाया गया था। इसलिए भले ही इसका अत्यधिक तीव्र दुष्प्रभाव था, फिर भी वह इससे संतुष्ट था। शायद मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। कभी कभी उसके मन में ऐसा विचार कौंधा करता था। यहाँ तक अगर वह मानव विशेषज्ञों द्वारा मौके पर ही मार दिया जाता तो भी उसके दिल में कोई अनिच्छा महसूस नहीं होती। क्योंकि उसने काफी मारा था, वह और भी बेईमान हो गया। कोई भय न होने के कारण वह और भी उग्र हो गया। जिस समय विशाल दानव प्रतिमा प्रकट हुई, बाय यिन को अचानक लगा कि उसकी शक्ति और मजबूत हो गई है, लेकिन उसका रक्तसार तेज गति से भस्म हो गया। बूम! उनका मुक्का एक मोटी दानव आभा में लिपटा हुआ था। संपूर्ण राक्षस आभा पूरे समुद्र को अपवित्र करने लगती थी। काले दानव की आभा ने प्रकाश के एकमात्र अंश को प्रत्यक्ष रूप से ढंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी हो। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गरिमापूर्ण थी। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गरिमापूर्ण हो गई थी। उनके शरीर से असंख्य देवता एक उन्माद में प्रकट होने लगे।
दिव्यताओं की प्रत्येक बूंद में एक देवता होता है। वे शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए लगातार प्राचीन शास्त्रों का जाप कर रहे थे। ये ज़िवेन को आग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय इसने स्वचालित रूप से उसके शरीर की रक्षा की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शैतानी शक्ति से प्रेरित हो। शैतानी ऊर्जा ही दुनिया की सबसे काली शक्तियों में से एक थी, और देवत्व ही दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे सकारात्मक शक्तियों में से एक था। ये दोनों शक्तियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की विरोधी थीं, और अब वे पूरी तरह से एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर टक्कर हुई। देवत्व सीधे एक सुनहरी लहर में बदल गया, जिसने विरोध करने का बीड़ा उठाया। बूम! दानव प्रतिमा की ईश्वर मुंहतोड़ मुट्ठी सुनहरी दिव्यता से टकराए। यह ऐसा था जैसे दो स्वाभाविक रूप से असंगत शक्तियां आपस में टकरा गई हों, जिसके परिणामस्वरूप एक तीव्र टक्कर हुई। हर मिनट और हर सेकंड भारी मात्रा में ऊर्जा का विनाश हुआ। हालांकि ये ज़िवेन ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, फिर भी दिव्यता की लहर दानव मूर्ति टूटी गॉडफिस्ट की शक्ति का विरोध नहीं कर सकी। दिव्यता की लहर सीधे दानव मूर्ति टूटी हुई गॉडफिस्ट द्वारा नष्ट कर दी गई थी। हालांकि इससे येक्षिवेन को शांति से व्यवस्था करने का समय मिल गया। उसके शरीर की सारी शक्ति एक साथ केंद्रित थी। उसके शरीर का छोटा ब्रह्मांड एक पल में बेतहाशा घूमने लगा। एक कलात्मक अवधारणा तुरंत बह गई। हालांकि यही हॉर्न के क्षेत्र जितना अच्छा नहीं था, कलात्मक अवधारणा एक क्षेत्र की प्रारंभिक उपस्थिति थी। ऐसा लगता था कि ये ज़िवेन का परिवेश एक ब्रह्मांडीय शून्य में बदल गया था, जो पागलपन से दूर तक फैल रहा था। उसकी मुट्ठी दो विशाल सितारों में बदल गई, और वे विशाल डेविल क्यूई फिस्ट से आमने सामने टकरा गए। बूम! दृश्य पर अनगिनत समुद्री जल एक पल में वाष्पित हो गया, एक पल में एक निर्वात क्षेत्र बन गया। जो ऊर्जा तरंगें बाहर निकलीं, उन्होंने सारे समुद्री जल को सीधे दूर धकेल दिया। यह बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर सका। डांग डांग डांग! ये ज़िवेन लगातार 3 कदम पीछे हट गई। उनके प्रत्येक कदम से समुद्र तल फट गया। हवा के एक बड़े पैमाने पर पतन का दृश्य बहुत भयानक था। वास्तव में, यदि ट्रू मार्शल वर्ल्ड में ऐसा हुआ होता तो इस तरह की लड़ाई से पूरा स्थान छिन्न भिन्न हो जाता। इस समय बाई यिन सीधे दौड़ पड़ी थी, उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। यह बच्चा अजीब है, यह उनका सबसे सीधा विचार था। क्योंकि यह बच्चा अजीब है, उसे जल्द से जल्द येक्षिवेन को मारना चाहिए। शुआ! बाई यिन की गति अत्यंत तेज थी। उसने येक्षिवेन के सामने एक पल में धमाका कर दिया था। हालांकि यह अभी दानव मूर्ति गॉड ब्रेकिंग फिस्ट जितना शक्तिशाली नहीं था, गति अधिक प्रत्यक्ष थी क्योंकि कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर की भयानक शक्ति पर निर्भर था। समुद्र कुल हो या दैत्य कुल, भौतिक शरीर मानव कुल से कहीं ऊपर था। इन दोनों गुटों को भी निकट युद्ध में लड़ना पसंद था। इसलिए बाई यिन, जिसने 2 कुलों के लाभों को मिला दिया, के पास अभिमानी होने का कोई कारण नहीं था। बूम! येक्षिवेन ने विरोध करने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। उसका दाहिना हाथ केवल बाई यिन के हमले को रोक सकता था। भयानक मुट्ठी शक्तिशाली और भारी थी। यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला भी पूरी तरह से चकनाचूर हो सकती है। यहाँ तक अगर यह बिना किसी दानव आभा के सिर्फ एक बहुत ही साधारण सीधा मुक्का था, तब भी शक्ति काफी भयानक थी। ये ज़िवेन बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि यह पर्वत श्रृंखला को चकनाचूर कर सकता है। हालांकि बाई यिन की गति बेहद तेज थी। एक और मुक्का लगभग तुरंत ही हवा में फट गया। सौभाग्य से येक्षिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। भौतिक शरीर के संदर्भ में वह समान स्तर के ड्रैगन कबीले के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि येक्षिवेन का भौतिक शरीर कितना भयानक था। हालांकि ये ज़िवेन का क्षेत्र बाई यिन जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन भौतिक साधना के मामले में वह नुकसान में नहीं था। बूम बूम बूम! दोनों केवल चीनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर रहे थे। हर कदम को तेज, सटीक और निर्मम कहा जा सकता है। उन्होंने सीधे प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को निशाना बनाया, प्रतिद्वंद्वी के लिए लगभग कोई जगह नहीं छोड़ी। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। तो ज़िवेन वास्तव में भौतिक शरीर के मामले में बाई यिन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, और वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। यह बिल्कुल भयानक था। याओ कियान और बाई हनमो, जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, उन्हें इस दृश्य को देखकर थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ये ज़िवेन का क्षेत्र बाई यिन से कहीं अधिक खराब था। यह पहला बिंदु था। दूसरी बात यह थी कि चाहे समुद्र कुल हो या दैत्य कुल, वे भौतिक शरीर की दृष्टि से मानव कुल से कहीं अधिक बलवान थे। कुछ खानदानों को छोड़कर मानव गोत्र भौतिक शरीर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सबकी निगाहें अत्यंत गरिमा में थीं। हालांकि वे लड़ नहीं सकते थे, और उनकी ताकत और उन दोनों के बीच एक अंतर था। वे वास्तव में समझ गए थे कि यद्यपि दृश्य थोड़ा सरल लग रहा था, यह एक अत्यंत खतरनाक अस्तित्व था। थोड़ी सी लापरवाही, भले ही यह प्रतिद्वंद्वी की ओर से गलती से की गई कोहनी का प्रहार ही क्यों न हो, किसी के शरीर को प्रभावित कर सकती थी। दोनों बेहद तेज और निर्ममता से चले। उन्होंने लगभग बिना किसी विराम के एक दूसरे की कमजोरियों को निशाना बनाया। वे वास्तव में 2 भयानक युद्ध मशीनों की तरह थे।
यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है, मुझे डर है कि बड़े भाई ये भी इस बार मुश्किल स्थिति में हैं। बाई हनमो ने दुर्लभ गंभीर स्वर में कहा। उसके पास युद्ध का अधिक अनुभव नहीं था क्योंकि जिस वातावरण में वह बड़ा हुआ वह बहुत ही सहज था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी। यहाँ तक वह यह भी देख सकता था कि भले ही येज़िवेन शारीरिक शक्ति के मामले में नुकसान में नहीं थी, लेकिन उन दोनों के बीच की लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति के अंतर के बारे में नहीं थी। वास्तव में बाई यिन की व्यापक ताकत निश्चित रूप से येज़िवेन से कहीं अधिक थी। हा, बढ़िया बढ़िया, बाई यिन ने हंसते हुए कहा, मैंने लंबे समय से इतनी अच्छी लड़ाई नहीं की है। हालांकि आप इंसान हैं, आप सबसे अलग हैं। मुझे आपका सिर नहीं चाहिए, मैं आपकी लाश को वैसे ही छोड़ दूंगी। यह नहीं है, अब तक मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके लिए एक उत्कृष्ट क्षेत्र तीसरा स्तर आसान है। उसके शब्द अभी भी घने जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, विशेष रूप से मानव कुल में ऐसे व्यक्ति की उच्च स्थिति और शक्ति थी। एक बार जब वह भविष्य में बड़ा हो गया तो वह अन्य विदेशी कुलों के लिए एक भयानक खतरा बन जाएगा। यदि कोई ऐसे व्यक्ति से मिलता है तो उसका केवल एक ही परिणाम होगा और वह है उसके छोटे भाई द्वारा मारा जाना। वह उस व्यक्ति को कतई भागने नहीं दे सकता था। पर्याप्त मजा करने वाली बाई यिन ने आखिरकार पीछे हटना बंद कर दिया। उन्होंने असीमित शक्ति के साथ सीधे येज़िवेन पर मुक्का मारा। मुट्ठी का दबाव सीधे सुनहरी दिव्यता के माध्यम से येज़िवेन के शरीर पर फूटा और तुरंत उसके भौतिक शरीर पर प्रहार किया। बूम! येज़िवेन को सीधे तौर पर इतना भयानक झटका लगा। जैसे ही वह उड़ाया जाने वाला था, अचानक उसके हाथ में एक लौ दिखाई दी। यह एक उग्र लंबी कृपाण में बदल गया और तुरंत बाहर निकल गया। एक पल में येज़िवेन की तेज लंबी कृपाण भी बाई यिन के शरीर पर गिर गई। इसने सीधे उसकी छाती पर एक बड़ा घाव काट दिया और खून सीधे बाहर निकल आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन के पास अभी भी यह चाल हो सकती है। तो ज़िवेन इस समय भी उस पर हमला कर सकते थे। येज़िवेन के हमले से वह अचंभित हो गया और उसकी छाती पर एक बड़ा घाव सीधे कट गया। इस समय येज़िवेन को भी सीधे उड़ा दिया गया था। उसने सीधे मुंह से खून उगल दिया। उनकी चोट बाई यिन की चोट से कहीं अधिक गंभीर थी। उसका पूरा सीना पूरी तरह से फट गया था। यह ऐसा था जैसे वह तुरंत मरने वाला था। बाई यिन अभी भी मौके पर स्तब्ध थी। वो घायल हुआ, यह उसके लिए बस अक्षम्य था। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी चोट नहीं लगी थी। ऐसी स्थितियां भी थीं जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मृत्यु के कगार पर था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल के कई विशेषज्ञों द्वारा घायल हो जाएगा। हालांकि वह इस चाल में लापरवाह था, फिर भी यह सब हुआ। यह बहुत बड़ी शर्म की बात थी। धिक्कार है, भाड़ में जाओ। बाई यिन ने अपने मन में युद्ध के दृश्य के बारे में सोचा। मौत ही एकमात्र विषय लग रहा था। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। यह स्पष्ट नहीं था कि वह गुस्से में था या डर गया था। हालांकि उनका फिगर हिलने लगा। वह तुरंत येज़िवेन की दिशा की ओर भागा। वह येज़िवेन को एक अंतिम घातक झटका देना चाहता था क्योंकि येज़िवेन को पहले से ही गंभीर चोटें आई थीं। वास्तव में वह मृत्यु से बहुत दूर नहीं था। अपने दिल में नफरत को शांत करने के लिए येज़िवेन को स्वर्ग भेजने के लिए उसे केवल एक झटके की जरूरत थी। लेकिन वास्तव में जब वह भागा तो उसने पाया कि स्थिति उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। येज़िवेन की चोट उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वास्तव में येज़िवेन की हालत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। लगभग देरी की इस अवधि के दौरान येज़िवेन ने अपनी चोट से उबरने के लिए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया था। बाई यिन के सामने जो फिर से दौड़ पड़ी, येज़िवेन हिल गई। वह बाई यिन से भी अधिक सक्रिय था। मानो उसे मौत का डर नहीं था, वह सीधे भाग गया। उसने पूरी तरह से सभी बचावों को छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा हमले पर लगा दी। एक और कृपाण सीधे नीचे गिरा। बाई यिन, जो पहले से ही पागल थी, को कुछ भी अजीब नहीं लगा। येज़िवेन को अपना बचाव करते देख उसे अचानक लगा कि येज़िवेन बस मौत को दावत दे रही है। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत से सीधे हमला कर दिया। पफ! दो उल्काओं की तरह दोनों को उड़ते हुए भेजा गया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके घावों से खून बहने लगा और उनके शरीर फट गए। यह एक अत्यंत दुखद द्वंद्व था। दोनों पक्षों के बीच यह जीवन और मृत्यु के दुश्मन जैसा था। कोई दया नहीं थी। वे एक दूसरे को सीधे चोट पहुंचाना और मारना चाहते थे। दोनों पक्ष एक दुखद स्थिति में थे, लेकिन सामान्य तौर पर येज़िवेन एक अधिक दुखद स्थिति में थी। उसे फिर से एक गंभीर चोट लगी, मानो वह मरने वाला था। हालांकि बाई यिन को फिर से गंभीर चोट लगने के बाद उसकी चोटें पहले की तुलना में अधिक गंभीर थीं। उसकी ताकत अनिवार्य रूप से थोड़ी कम हो गई। याओ क़ियान सबसे पहले चाल देखने वाले थे। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वो लगभग तुरंत ही समझ गई थी कि येज़िवेन क्या योजना बना रही थी। वह चोट के लिए चोट का आदान प्रदान करना चाहता था और बाई यिन को मौत के घाट उतारना चाहता था। यह बहुत ही सनकी योजना थी।
पागल होने का कारण यह था कि अगर वह सावधान नहीं होता तो bai yin की मौके पर ही मौत हो सकती थी। bai yin निश्चित रूप से एक साधारण ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल की विशेषज्ञ नहीं थी। अगर वह सावधान नहीं होता तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता। इस तरह के एक अद्भुत प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत भौतिक शरीर और एक शक्तिशाली हीलिंग मार्शल तकनीक होनी चाहिए। यदि भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो संभवतः वह मौके पर ही मारा जाता। फिर सब कुछ खत्म हो गया होगा। कोई अच्छी युक्ति नहीं अपनाई जा सकती थी। हालांकि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की शक्तिशाली उपचार क्षमता के बिना इसे हासिल करना असंभव था। एक समय के बाद युद्धक शक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा और कोई स्थायी युद्ध शक्ति नहीं होगी। केवल ये ज़िवेन, जिसके पास एक ही समय में दो क्षमताएं थीं, ऐसा कर सकती थीं। जल्द ही जियोंग ज़ीचेंग ने भी ये ज़िवेन की योजना को देख लिया। क्योंकि ये ज़िवेन बहुत स्पष्ट थी, उसने इसे छुपाया नहीं। इसे छिपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस रणनीति का उपयोग न करने की पहल भी ये ज़िवेन के हाथों में थी। जब तक bai yin ये ज़िवेन को एक मुक्के से नहीं मार सकती थी, तब तक कोई अंतर नहीं था। इस समय वह वास्तव में समझ गया था कि ये ज़िवेन ने अपनी ओर से bai yin का विरोध करने की हिम्मत क्यों की। यह पता चला कि ऐसा एक कारण था। वास्तव में उसकी ताकत शायद जियोंग ज़ीचेंग से भी बदतर थी। यदि कोई फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक नहीं होती तो वह कुछ चालों में जीवित नहीं रह पाता। लेकिन यह फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक के कारण ठीक था कि उसने bai yin के साथ चोटों का आदान प्रदान करने का साहस किया। इसके विपरीत उसने वह परिणाम हासिल किया जो जियोंग ज़ीचेंग के पास नहीं था। लेकिन इस समय bai yin, जो लंबे समय से हत्या के उन्माद में थी, ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने ये ज़िवेन पर हमला करना जारी रखा। भाई ये अच्छा किया, bai हनमो ने पक्ष में प्रशंसा की। और याओ कियान अभी भी थोड़ा भौहें चढ़ाए हुए था। वो खुश नहीं थी क्योंकि ये ज़िवेन ने bai yin को लगातार 2 बार गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह देख सकती थी कि यद्यपि ये ज़िवेन की फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक जादुई थी, फिर भी इसे ठीक होने में समय लगेगा। हालांकि समय बहुत कम हो सकता है, वास्तव में चरम पर पहुंचने में वास्तव में समय लगेगा। लेकिन क्या bai yin उसे इस बार देगी? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए ये ज़िवेन, जिसके पास शिखर पर ठीक होने का समय नहीं था, वह लड़ता हुआ केवल कमजोर होता जाएगा। लेकिन सौभाग्य से लगातार भारी चोटों से जूझ रही bai yin भी लगातार गिर रही थी। दोनों पक्षों की जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि कौन अंत तक डटा रह सकता है और कौन दूसरे कदम को पहले हरा सकता है। यह एक अद्भुत लड़ाई थी क्योंकि दोनों पक्ष लगभग पीछे नहीं हटे। हर बार जब उन्होंने एक चाल चली तो वह खून से सना हुआ था। कभी कभी क्रिया बहुत सरल और अपरिष्कृत होती, लेकिन वह बहुत सीधी और उग्र होती थी। वे दोनों प्रकाश की धाराओं की तरह चले गए, खाई के ऊपर आकाश में समुद्र में चमकती हुई। दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे, वे सब बाहर चले गए। ये ज़िवेन ने सभी प्रकार की खोई हुई तकनीकों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वुड बर्निंग सेबर टेक्निक, द शटर्ड स्टारफिस्ट, द बरीड स्वॉर्ड सीक्रेट्स इत्यादि थे। उसने उन सभी को प्रदर्शित करने के लिए बारी बारी से लिया। मकसद सिर्फ एक था, वो ये ज़िवेन को अपनी दिनचर्या तय नहीं करने दे सकता था। दूसरी ओर bai yin ने सिर्फ डेमन स्टैच्यू गॉड ब्रेकिंग फिस्ट का एक सेट प्रदर्शित किया। वह ये ज़िवेन पर पागलों की तरह झपट पड़ा। ये ज़िवेन की चोट का सामना करने के लिए उन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि देखभाल करना बेकार था। अगर वो पीछे हटता तो ये ज़िवेन उसका पीछा करने के मौके का फायदा उठा लेती। अगर उनका सामना ये ज़िवेन जैसे किसी से होता तो उनके पास ईमानदार तरीके से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अज्ञात समय के बाद दोनों के बीच की लड़ाई ने अंततः मूल रूप से बहुत मजबूत व्यूह को ध्वस्त कर दिया। बूम! गठन के विनाश ने तुरंत पूरे समुद्र को एक पल में हिंसक रूप से हिलाकर रख दिया, जिससे राक्षसी लहरें उठीं। यह एक झटके में बह गया। इन संरचनाओं के नष्ट होने से दोनों की गतिविधियां नहीं रुकीं। तो ज़िवेन सीधे प्रकाश की धारा में बदल गया और खाई से बाहर निकल गया। ये ज़िवेन की हरकत देखकर bai yin, जो जानलेवा गुस्से में थी, सीधे बाहर निकली और बिना किसी झिझक के ये ज़िवेन का पीछा किया। छोड़ना चाहते हैं? सपने देखते रहो, जल्दी करो। इस समय जियोंग ज़ीचेंग ने धीमी आवाज में कहा। इस समय हर कोई ये ज़िवेन के इरादे को समझ गया था। उसने bai yin को बहकाया और सभी को भागने का मौका दिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह पूरे गठन को नष्ट करने के लिए लड़ने के लिए सीलिंग गठन के आसपास के क्षेत्र में भी पहुंचे। परिणाम वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। पूरा गठन आखिरकार उन दोनों के बीच लड़ाई के बाद का सामना नहीं कर सका और सीधे बिखर गया। यह गठन अपने आप में बहुत मजबूत नहीं था। असली कठिनाई bai yin थी। जब तक उन्हें समय दिया गया, यह केवल कुछ समय की बात थी जब पूरी संरचना नष्ट हो गई। समस्या यह थी कि bai yin को कैसे रोका जाए। ये ज़िवेन ने वह किया जो जियोंग ज़ीचेंग नहीं कर सका। bai yin शायद इसे देख सकती थी, लेकिन इस समय उसे ये ज़िवेन ने इस हद तक उत्तेजित किया था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं।
वह परवाह नहीं कर सकता था और येक्षिवेन को मारने की कसम खा चुका था। इस समय येक्षिवेन को मारना सबसे महत्वपूर्ण काम था, बाकी सब तो बस उड़ते हुए बादल थे। हर कोई गंभीर रूप से घायल जियोंग ज़ीचेन को ले गया और समुद्र की ओर उड़ गया। अल्पविराम। बूम बूम बूम। विशाल कैस दानव सागर पर एक अराजक विस्फोट ध्वनि दूर तक फैल गई। अराजकता में 4 आकृतियां आकाश में डगमगा रही थीं, काफी शर्मिंदा दिख रही थीं। यह याओ कियान का 4 का समूह था। दूसरी तरफ, ज्यादा दूर नहीं, आसमान के ऊपर येज़िवेन बाइयिन के साथ लड़ रही थी। युद्ध की लपटें आसमान से सीधे समुद्र तक फैल गईं। समूचे समुद्र में तूफानी लहरें चलती रहीं। उन सभी को दोनों के बीच लड़ाई द्वारा लाए गए आभामंडल द्वारा स्थापित किया गया था। यह बहुत भयानक था। येज़िवेन के सामने सोनिक वेव थी। उसका पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था। यह कुछ हद तक समुद्री कबीले के नीले तराजू जैसा था, लेकिन यह दानव कबीले के गहरे काले रंग के तराजू जैसा भी था। यह एक भयानक चेहरे के साथ उदास लग रहा था। उसके पीछे एक जोड़ी शल्की पंख थे। लेकिन इस समय बाइयिन असामान्य रूप से शर्मिंदा दिखी। उसके लगभग पूरे शरीर में हरा रक्त प्रवाहित हो गया। उसके पंखों की जोड़ी बलपूर्वक आधे में फटी हुई लग रही थी। खून बह रहा था और तराजू लंबे समय से अपनी पिछली चमक खो चुके थे। दूसरी तरफ येज़िवेन कोई बेहतर नहीं थी। वास्तव में वह और भी अधिक लज्जित था। एक भयानक घाव उसके कंधे से पेट तक फैल गया। अंदर सफ़ेद हड्डियां लगभग दिखाई दे रही थीं। इस घाव के अलावा जिसने उसे लगभग आधा काट दिया था, उसके शरीर पर अनगिनत अन्य घाव थे। येज़िवेन हाँफते रहे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। कैस दानव सागर में प्रवेश करने के बाद से यह सबसे भयानक और असामान्य लड़ाई थी। हालांकि उसने ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर और 9वें स्तर के राक्षसी समुद्री जानवरों या राक्षसी समुद्री जानवरों का सामना किया था, लेकिन उसके पास इस तरह का आमना सामना कभी नहीं हुआ था। चोट से उबरने के लिए ही येज़िवेन ने अपने जीवन के 100 साल से अधिक का उपभोग किया था। वह लगभग हर पल अपने जीवन काल का उपभोग कर रहा था, जो उसके जीवन को अधिक खींचने के बराबर था। दोनों पक्षों के बीच ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी अपनी जान से संघर्ष कर रहे हों। जरा भी विराम नहीं था। इस समय दोनों पक्ष यह देखने के लिए होड़ कर रहे थे कि किसका जीवन सबसे लंबा है। बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन तुम्हारे द्वारा मुझे ऐसी स्थिति के लिए मजबूर किया जाएगा। बाइयिन खांसती रही और खून छलकता रहा। रक्त बह निकला और एक अजीब पैटर्न में संघनित हो गया, जिससे एक दानव पैटर्न बन गया। लेकिन यह यहीं समाप्त होता है। आज मैं तुम्हें नरक भेजूंगा। उसके शरीर के अंदर अचानक बिजली उबलने लगी। उसके शरीर से भयानक कंपन की लहरें रिसकर बह निकलीं, जिससे लोग भय से कांपने लगे। येज़िवेन, सावधान। येमो की याद येज़िवेन के दिमाग में सुनाई दी। यहाँ तक येमो को भी खतरा महसूस हुआ। इस समय येज़िवेन ने अपने शरीर पर लगी चोटों को ठीक करने के लिए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया। हालांकि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की पुनर्प्राप्ति गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। लगातार लड़ाई के कारण बाइयिन की राक्षसी आभा उसके शरीर में घुस गई थी। ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। यही कारण था कि लड़ाई के दौरान बाइयिन और येज़िवेन के लिए कठिन समय था। लड़ाई जितनी लंबी होगी, रिकवरी उतनी ही धीमी होगी। अंत में वे केवल लाइन पर अपने जीवन के साथ लड़ सकते थे। वह महसूस कर सकता था कि बाइयिन जो जारी कर रही थी वह एक भयानक चाल होनी चाहिए। यहाँ तक अगर येज़िवेन अपनी चरम स्थिति में होता तो भी वह इसे रोक नहीं पाता। अपनी वर्तमान अर्धअपंग अवस्था की तो बात ही छोड़ दें। मुझे पता है मैं आपको इस चाल का उपयोग कैसे करने दे सकता हूँ। येज़िवेन दहाड़ा और दहाड़ा। उसके शरीर से एक विशेष उतार चढ़ाव आया और समुद्र की सतह पर अनगिनत मोकी और लिंगी एक पल में उसके शरीर में समा गए। यहाँ तक राक्षसी समुद्री जानवर कबीले, जो एक ही समय में राक्षसी आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, ने येज़िवेन की तरह उन सभी को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं की। त्यानयुवान मिर के अस्तित्व के कारण येज़िवेन आध्यात्मिक ऊर्जा और दानव आभा के बीच हिंसक संघर्ष को अनदेखा कर सकती थी। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा और राक्षसी आभा सीधे उनके शरीर में चली गई और सीधे उनके शरीर में क्यूई के साथ विलीन हो गई। उसके शरीर में एक भयानक उतार चढ़ाव हिंसक रूप से चमकने लगा। येज़िवेन महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में ची भयानक गति से समाप्त हो गई थी। दूसरी ओर याओ कियान और बाई हनमो ने उन दो लोगों को देखा जिनके उतार चढ़ाव अधिक से अधिक भयानक होते जा रहे थे। यह ऐसा था जैसे उन्होंने कुछ चौंकाने वाला देखा हो। दो लोगों से निकलने वाले उतार चढ़ाव ने उन्हें एक भयानक खतरे का एहसास कराया। अगर वे होते तो उनके जीतने का कोई मौका नहीं होता। बूम! अंत में येज़िवेन ने दानव क्यूई बम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। एक भयानक क्यूई बम भयानक गति से बाइयिन की ओर बढ़ा। इस समय बाइयिन की चाल पूरी हो चुकी थी। यह दानव क्यूई बम से जमकर टकराया। ऐसा लगता है कि परिवर्तनों की एक श्रृंखला का कारण बना है। उसने इस कदम का विरोध किया, लेकिन उसका शरीर लगभग टूट चुका था। अंत में बड़ी चाल को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था।
उसके शरीर में भयानक शक्ति दौड़ने लगी। मूल रूप से ये शिवेन से निपटने के लिए जिस बड़े कदम का इस्तेमाल किया गया था उसे जारी नहीं किया जा सका। यह केवल उसके शरीर में जंगली दौड़ सकता था। बूम! उसका शरीर आखिरकार अब और इसका समर्थन नहीं कर सका। उसने हवा में आत्मविनाश किया और खूनी शक्ति सभी दिशाओं में बह गई। समुद्र की सतह पर सीधे एक विशाल मशरूम का बादल उठा। अनगिनत समुद्री जल एक पल में वाष्पित हो गया। 10 मील के दायरे में समुद्री जल तुरंत वाष्पित हो गया। मौके पर उसे खुदकुशी करते देख सभी ने आखिरकार राहत की सांस ली। bai yin ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला, जैसे उनके सिर पर काले बादल मंडरा रहे हों। वह उन्हें कभी भी मार सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि bai yin उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह उन्हें कुचलने के लिए काफी मजबूत था। उन्होंने औसत पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ को भी पार कर लिया। अन्यथा स्थिति ऐसी स्थिति में विकसित नहीं होती। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि उसने इस स्तर तक कैसे साधना की, वह अत्यंत भयानक था। सौभाग्य से ये ज़िवेन ने अचानक कदम उठाया। बहुत प्रयास के बाद उसने आखिरकार bai yin का सिर काट दिया। इस लड़ाई को बहुत कठिन बताया जा सकता है। ये ज़िवेन bai yin से पहले लगभग मर ही गई थी। यदि ये ज़िवेन ने अंत में दानव QE बम लॉन्च नहीं किया तो bai yin की दिनचर्या को पूरी तरह से बाधित करते हुए वह मौके पर आत्मविनाश नहीं करेगा। ये शिवेन ने ठीक यही किया था। ट्रांसेंडेंट रियल्म 3rd लेवल के योद्धा ने वास्तव में वही किया जो जियोंग ज़ीचेंग ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल के शीर्ष विशेषज्ञ नहीं कर सके। क्या उसने सच में ऐसा किया? शुरू में वे अभी भी तनाव में थे। भले ही उनके दिल में कुछ संदेह थे, वे तनाव में अच्छी तरह से छिपे हुए थे। लेकिन अब जब bai yin मर चुकी थी तो स्वाभाविक रूप से उनके पास इस मामले के बारे में सोचने का समय था। अब जबकि bai yin मर चुकी थी, उनके पास इसके बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय था। ये ज़िवेन एक उत्कृष्ट क्षेत्र 7वां स्तर था। क्या यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था? bai yin को नहीं पता था कि उसने कैसे खेती की, लेकिन कम से कम एक दिन वह बिल्कुल अत्याचारी था। यदि उसने पर्पल घोस्ट फायर लोड्स प्राप्त किया तो उसकी साधना एक अभूतपूर्व क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। उस वक्त शायद उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, जीवन और मृत्यु का सामना करते समय, सभी ने राहत की सांस ली। ये योद्धा जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन थे। सभी ने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। यहाँ तक bai hanmo ने भी कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के माध्यम से देखा है, लेकिन जब मरने की बारी आई तो निराशा की भावना ने उन्हें महसूस कराया कि जीवित रहना अच्छा था। जिन लोगों ने वास्तव में उस तरह के जीवन और मृत्यु का अनुभव नहीं किया था, वे वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि जीवित रहना अच्छा था। यह सब उनके सामने पतली आकृति द्वारा किया गया था। उसका शरीर अभी भी खून से टपक रहा था, बूंद बूंद करके समुद्र के पानी में टपक रहा था। वह इस समय बहुत लंबा दिख रहा था। ये शिवेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति अचानक से बाहर निकल गई हो और पूरी तरह से मुक्त हो गई हो। शक्तिहीनता के एक विस्फोट ने उसके शरीर को थोड़ा हिला दिया था और वह लगभग आसमान से गिर पड़ा था। ये ज़िवेन की हरकत ने स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। अंत में उसने अपना फिगर स्थिर किया और रुक गया। उसके शरीर की लगभग सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई थी। उनकी चोटें भी कुछ हद तक गंभीर थीं। यदि यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के लिए नहीं होता, यदि यह उसकी अंतिम सांस के लिए नहीं होता, तो शायद वह टिक नहीं पाता और मौके पर ही मर जाता। यह सबसे खतरनाक लड़ाई नहीं थी जिसका उसने सामना किया था, लेकिन प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आने के बाद से वह लंबे समय तक इस तरह से नहीं लड़ा था। यहाँ तक जब उन्होंने उत्तरी पर्वत के कुलपति का सामना किया, वास्तव में यह उनके लिए लड़ाई नहीं थी। यह कहा जाना चाहिए कि यह एक तरफा खोज थी। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क की खोज के तहत वह बचता रहा। उसके पास लगभग एक ही विकल्प बचा था, वह था पलायन करना। यह कोई लड़ाई नहीं थी। उस दयनीय पलायन के अलावा सबसे रोमांचक लड़ाई अभी भी यही थी। उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। इस लड़ाई में उन्हें एक बार फिर अपनी शक्तिहीनता का एहसास हुआ। यदि वह पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर गया होता तो यह लड़ाई इतनी कठिन नहीं होती। उसने अंत में bai yin को मारने के लिए अपने तुरुप के पत्ते खेल लिए थे। वह शायद ही सोच सकता था कि अगर वह अभी झिझकता तो उसका क्या होता। bai yin अभी जिस चाल की तैयारी कर रही थी वह भयानक थी। वह इसे उतार चढ़ाव से ही महसूस कर सकता था। यह कहा जा सकता है कि वह सबसे पहले आने वाला था, भले ही वह बाद में शुरू हुआ था। उसका एकमात्र फायदा यह था कि डेमन एसेंस बम की तैयारी का समय बहुत कम था। वह इसे एक पल में तैयार कर सकता था। यह भी मूलभूत कारण था कि दानव QE बम उसका तुरुप का पत्ता बन जाएगा। शक्ति और खपत के मामले में दानव QE बम उत्कृष्ट नहीं था, नहीं इसका कोई गहन मार्शल आर्ट सिद्धांत था। यह प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए विशुद्ध रूप से मात्रा पर निर्भर करता था। इस तरह के कदम को सामान्य समय में इस्तेमाल नहीं करने के लिए नियत किया गया था।
यदि बायिन अपने चरम पर होती तो शायद वह उससे बिल्कुल भी निपटने में सक्षम नहीं होती। हालांकि दानव क्यूई बम गार्ड से पकड़े जाने पर ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें स्तर के विशेषज्ञ को निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल कर सकता है, प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से एक सामान्य ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। यहां तक जियोंग जिचेंग, जो एक ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल योद्धा भी था, कुछ ही चालों में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बार जीतना कमोबेश एक संयोग था। दानव कबीले पर त्यानयुवान मिर का संयम बहुत कम हो गया था क्योंकि वह केवल एक आधा दानव था। हालांकि यह सामान्य राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञों से निपटने के लिए पर्याप्त था, लेकिन बायिन के साथ व्यवहार करते समय इसे रोक दिया गया था। हालांकि अगर यह त्यानयुवान दर्पण के संयम के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले मर गया होता। उसका बचना नामुमकिन था। इस युद्ध में बहुत अधिक भाग्यशाली कारक थे। अगर वह फिर से लड़ता तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह जीवित रह सकता है। वह कभी भी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहते थे जहां उनका जीवन फिर से विरोधी की गलती में डाल दिया जाए। सब कुछ उसके अपने हाथ में होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वह अभी भी बच गया है ना। उसे केवल राहत का एहसास हुआ। उसके शरीर में त्यानयुवान मिर अपने आप उड़ गया। येमो के आदेश के तहत एक खूनी रोशनी आकाश में बिखरे बायिन के सभी मांस और रक्तसार को बहा ले गई। त्यानयुवान मिर अचानक अनगिनत खूनी रोशनी से खिल उठा। यह इस मांस और रक्त से प्रेरित लग रहा था। ये ज़िवेन, यह बायिन साधारण नहीं है। इस समय अचानक येमो की आवाज आई। मैंने वास्तव में उसके मांस और रक्त में एक दानव देवता की रक्तरेखा की खोज की थी। मुझे डर है कि उनके पूर्वजों में से एक राक्षस देवता था और वह बहुत शक्तिशाली था, अन्यथा वह इतना शक्तिशाली नहीं होता। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बायिन इतना भयानक है। यहाँ तक जियोंग जीचेंग जैसा मास्टर भी उसका विरोधी नहीं है। वह कुछ चालों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। उसने पहले से ही इन कौनिक जीवन रूपों की ताकत का अनुभव कर लिया था। उनके उत्कृष्ट रक्त रेखा के कारण वे शक्तिशाली शक्ति के साथ पैदा हो सकते हैं। यह बायिन अभी हाल ही में उभरा है। जाहिर है उनका ब्लडलाइन रिसेसिव था। शायद किसी कारणवश वह पूरी तरह से उखड़ गया था। यही कारण है कि वह अचानक इतना शक्तिशाली हो गया। अचानक वह इतना शक्तिशाली और शक्तिशाली हो गया। अगर उन्हें इस बारे में पहले पता होता तो उन्हें और भी ज्यादा चिंता होती। लेकिन अब उसके दिल में जो कुछ बचा था वह असीम आनंद था। उसका वंश चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, मृतक फिर से जीवित नहीं हो सकता। आखिरकार वह पहले ही मर चुका था। इसके अलावा उसका रक्तसार ये ज़िवेन की प्रगति के लिए पोषण बन जाएगा। इतने कम समय में ये ज़िवेन फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक से लगभग ठीक हो गई थी। उसका दिल आखिरकार फिर से शांत हो गया। उसने बायिन को हराया, लेकिन यह कमोबेश एक अस्थायी था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास पारलौकिक क्षेत्र 7th लेवल मास्टर के साथ संघर्ष करने की ताकत थी। अगर वह कर भी सकता था तो भी वह ऐसा करने का चुनाव नहीं करता। बायिन को हराने के लिए उसने सैकड़ों साल की उम्र खा ली। यहाँ तक अगर उसके पास असीमित जीवन था तो वह कितनी बार इस तरह की खपत का सामना कर सकता था। कुछ ऊर्जा वापस पाने के बाद ये ज़िवेन सीधे उतरा और सभी के पक्ष में आ गया। उन्होंने कहा, मैं निकट खेती में खेती करना चाहता हूँ। सभी ने बार बार सिर हिलाया, यह संकेत करते हुए कि जब तक वह बाहर नहीं आएगा वे उसकी रक्षा करेंगे। इस कैस दानव सागर में अगर उनके पास ये ज़िवेन की लड़ाकू शक्ति हो सकती है तो निस्संदेह उनकी सुरक्षा में बहुत सुधार होगा। इसके अलावा इस बार ये ज़िवेन के करीबी साधना से बाहर आने के बाद वह अनिवार्य रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उनके लिए भी यह काफी फायदेमंद रहा। ये ज़िवेन सीधे समुद्र में गिरे और समुद्री खाई में पहुंचे। उन्होंने पर्पल घोस्ट फायर लोड्स को तोड़ा और इस समुद्री खाई में बाधाओं की परतें बिछाईं। उसके बाद उसने त्यानयुवान दर्पण के साथ पूरी जगह को घेर लिया और बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश किया। वह बायिन के रक्तसार और पर्पल घोस्ट फायर लोड्स का उपयोग सीधे ट्रांसेंडेंट रियलम 4th लेवल में तोड़ना चाहता था। उस समय उसके पास वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर से संघर्ष करने की शक्ति होगी। यहाँ तक अगर वह फिर से बायिन का सामना करता है तो उसे इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होगी। ये ज़िवेन समुद्र तल पर पालथी मारकर बैठी थी। ची ने अपने चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर का एक निर्वात क्षेत्र बना लिया। वह ब्रह्मांड में एकमात्र सच्चे भगवान की तरह क्रॉस लेग बैठे। त्यानयुवान मिर ने पर्पल घोस्ट फायर लोड्स को थोड़ा थोड़ा करके विघटित किया, इसे शुद्धतम ऊर्जा में बदल दिया। आम लोगों के लिए उन्हें डराने वाली राक्षसी शक्ति पूरी तरह से येमो द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। जब ये ज़िवेन करीब साधना में थी, येमो भी टूट रही थी। उसने धीरे धीरे अपने आत्मिक शरीर को संघनित किया। एक दिन वह त्यानयुवान मिर के प्रतिबंधों को तोड़ने और एक महान दानव बनने में भी सक्षम हो सकता है। ये ज़िवेन ने पहले ही उससे वादा किया था कि अगर वह भविष्य में बदल सकता है तो वह उसे ऐसा करने देगा। लेकिन साथ ही वह मल्टीटास्किंग भी कर रहा था, लगातार त्यानयुवान मिर को कोई गलती न करने का आदेश दे रहा था।
दो धारें, एक पर्पल घोस्ट फायर लोड्स थी और दूसरी बाय यिन के रक्तसार की ऊर्जा थी। शुद्ध होने के बाद ये ज़िवेन के शरीर में भी इंजेक्ट की गईं। ये ज़िवेन के शरीर से प्रकाश फूटने लगा। अत्याचारी शरीर शास्त्र और अवलोकन करने वाले व्यक्ति शास्त्र ने इन दोनों ऊर्जाओं को अवशोषित कर लिया। उसी समय ये ज़िवेन का क्षेत्र भी आश्चर्यजनक गति से ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल पीक की ओर बढ़ रहा था। यह सब एक शिवेन के नियंत्रण में था। वह मामूली विचलन के बिना लगातार आगे बढ़ता गया। ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल बस कुछ ही समय की बात थी। कुछ भी नहीं बदला है। कैस डेमन सी में कैस शाश्वत माधुर्य था। अंतहीन अंधेरे ने लोगों को हताश कर दिया था और आशा का कोई नामोनिशान नहीं था। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। ये ज़िवेन पूरे एक महीने तक समुद्र के तल में गहरी खाई में बंद कमरे में प्रशिक्षण में रही थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वे हर समय एक शिवेन की आभा महसूस कर सकते थे, तो हर कोई लगभग यही सोचता कि एक शिवेन का एक्सीडेंट हो गया था। आखिरकार ये ज़िवेन गंभीर रूप से घायल होने के बाद बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने लगी थी। आमतौर पर लोग नज़दीकी खेती में प्रवेश करने से पहले अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। ये शिवेन ने इतनी जल्दी में प्रवेश किया। क्या कोई सीक्वेल होगा? ये वे मुद्दे थे जिन पर उन्हें विचार करना था। हालांकि उन्हें प्रभावित करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय पर्याप्त नहीं था। ट्रांसेंडेंट रियल्म योद्धा का जीवन काल बहुत लंबा था। सघन खेती का सैकड़ों वर्षों तक चलना सामान्य था। निश्चित रूप से वे विश्वास नहीं करेंगे कि एक शिवेन इस समय सैकड़ों वर्षों के लिए निकट साधना में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ एक महीने की शुरुआत थी। याओ कियान ने ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक तक साधना की थी। उन्होंने इस महीने का उपयोग इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी अंतर्दृष्टियों को व्यवस्थित करने के लिए किया। उसकी खेती भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। एक करीबी साधना के बाद वह सीधे सफलता की स्थिति में प्रवेश कर गई। उसके सीधे उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर में प्रवेश करने की संभावना थी। एकमात्र अधीर बाय हन्मो ने यह अधीरता नहीं दिखाई। आखिरकार ये शिवेन ने उनकी जान बचाई थी। वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह केवल धैर्यपूर्वक साधना कर सकता था। जल्द ही वह उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के करीब था। शक्ति में सुधार बहुत स्पष्ट था, हर किसी की कल्पना से परे। यदि ये ज़िवेन और याओ कियान निकट साधना में प्रवेश नहीं करते, जिससे निकट साधना में प्रवेश करना उनके लिए अनुपयुक्त हो जाता, तो वे उसी स्थान पर निकट साधना में प्रवेश कर जाते। केवल यूसिसी और जियोंग जिचेंग ने अन्य दो को कड़वी मुस्कान के साथ देखा। जीनियस क्या था? यह एक प्रतिभा थी। हालांकि जियोंग जिचेंग की वर्तमान खेती उनमें से 3 से अधिक थी, वास्तव में उनमें से 3 क्षमता के मामले में उससे कहीं अधिक मजबूत थे। आकस्मिक मुठभेड़ों जैसे कुछ अनियंत्रित कारकों के अलावा एक योद्धा कितनी दूर तक जा सकता था, यह भी उम्र से संबंधित था। आमतौर पर जितना पुराना होता है, सफलता की संभावना उतनी ही कम होती है। उदाहरण के लिए उससे लें। हालांकि उसके जीवन काल के अंत में अभी भी एक लंबा समय था, फिर भी उसकी क्षमता पहले से ही बहुत सीमित थी। विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के सामने पहले से ही 3 क्षेत्र थे: उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर, 9वां स्तर और अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र। कहने की बात नहीं है, पारलौकिक क्षेत्र के जीवनकाल के 10,000 साल तक पहुंचने के बाद कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कोई विकास नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई एक दिन अमृतत्व की स्थिति तक साधना नहीं कर पाता, 10,000 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवनकाल का अंत हो सकते हैं। इसलिए जब तक कोई एक दिन अमृतत्व तक साधना नहीं कर पाता, 10,000 वर्ष उसके जीवनकाल का अंत होगा। पारलौकिक क्षेत्र में साधना करना मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन पारलौकिक क्षेत्र के ऊपर अभी भी कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र था। और भी ऊंचे लोग थे। अमरता सिर्फ एक किंवदंती थी। वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। वे युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाओं जैसे कि ये ज़िवेन और अन्य जो 100 या 200 साल के हो सकते हैं, के साथ तुलना नहीं कर सकते थे। वे अपनी प्रगति देख सकते थे और वे केवल उनसे ईर्ष्या कर सकते थे। यह कुछ ऐसा था जिससे वे तुलना नहीं कर सकते थे। बाय हन्मो समुद्र के किनारे लेटी हुई थी, ऊब रही थी। प्रारंभ में कुछ समुद्री शातिर जानवर गश्त कर रहे थे। बाय हन्मो, जियोंग जिचेंग और यूसिसी ने उनका सिर काटने के लिए सेना में शामिल होने के बाद उन राक्षसी समुद्री जानवरों ने फिर से इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे भयंकर और क्रूर थे, फिर भी उनमें थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं थी। वे जानते थे कि कैसे भाग्य तलाशना है और खतरे से बचना है। चूंकि उसने पहले ही अपने ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल की ताकत को उजागर कर दिया था, जियोंग जिचेंग बिल्कुल भी नहीं छिपा। वैसे भी यह अर्थहीन था। जियोंग जिचेंग के सामने, जिसने पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, कुछ राक्षसी समुद्री जानवर विरोध कर सकते थे। यहां तक एक पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के राक्षसी समुद्री जानवर ने खून को सूंघा और दौड़ पड़े। अंत में जियोंग जिचेंग ने बिना किसी झिझक के उसका सिर काट दिया। इस लड़ाई ने बाय हन्मो की जियोंग जिचेंग की धारणा को भी बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि जियोंग जिचेंग बहुत कमजोर नहीं था, लेकिन बाय यिन बहुत मजबूत थी। यहां तक जियोंग जिचेंग के पास भी उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था।
हालांकि बाई हनमो थोड़ी लापरवाह और बचकानी थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। वह अपेक्षाकृत सरल था। चूंकि उसने जियोंग जिचेंग की ताकत को निर्धारित कर लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे अस्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इस महीने में हालांकि तीनों ने ज्यादा बात नहीं की, फिर भी उनकी आपस में अच्छी बनती थी। कम से कम यह शुरुआत से काफी बेहतर था। अचानक बाई हनमो ने सीधे सिर उठाया। उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दूरी में देखा। जियोंग जिचेंग ने बाई हनमो की असामान्यता पर ध्यान दिया। यह थोड़ा अजीब था। क्या बाई हनमो ने कुछ खोजा? लेकिन उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों के दायरे में कोई असामान्यता नहीं थी। बाई हनमो की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर ये जिवेन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उस दिशा में प्रवाहित कर दिया जिस दिशा में बाई हनमो देख रही थी। सामान्यतया सभी की दिव्य भावना सीमित थी। अगर सभी दिशाओं में सतर्कता बरती जाए तो सतर्कता का दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर सतर्कता का दायरा बहुत छोटा होता तो सतर्कता का दायरा भी बहुत छोटा होता। शुरुआत में उनके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि जब उन्होंने झाड़ू लगाना जारी रखा तो उनकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अपने स्वीप की सीमा के भीतर उन्होंने लोगों के एक समूह को आक्रामक रूप से उनकी ओर उड़ते देखा। हालांकि वह इसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से मुश्किल से देख सकता था क्योंकि यह बहुत दूर था, यह उसके लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त था। वह थोड़ा चौंक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने उस दिशा पर ध्यान दिया क्योंकि उसने बाई हनमो की अभिव्यक्ति देखी। अगर बाई हनमो न होती तो उसे इसकी परवाह भी नहीं होती। दूसरे शब्दों में बाई हनमो ने असामान्यता की खोज उससे बहुत पहले कर ली थी। जाहिर तौर पर बाई हनमो की ताकत उससे काफी कम थी। बाई हनमो ने यह कैसे किया? उसे भी कोई नहीं मिला, फिर भी बाई हनमो ने उसे ढूंढ लिया। इस समय यूसीसी ने अभी भी दुश्मन के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया। उसने अचानक आह भरी। यूसीसी और हे जुनलॉन्ग पहले से ही अपनी बीए टीम में युवा प्रतिभाएं थे, लेकिन ये जिवेन का प्रदर्शन चौंकाने वाला था। याओ कियान अतीत में और भी चमकदार था। यहाँ तक बाई हनमो, जिसने ज्यादा ताकत नहीं दिखाई, का भी ऐसा ही एक विशेष पक्ष था। खतरे से सावधान। इस समय उन्हें यूसीसी को याद दिलाना पड़ा। यूसीसी अभी भी थोड़ी उलझन में थी। वह नहीं जानती थी कि कप्तान ने जिस खतरे का जिक्र किया था वह कहाँ था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी धारणा सीमा के भीतर कोई वास्तव में सीधे टूट गया। गति अत्यंत तेज थी। वे उनके सामने दौड़ने ही वाले थे। अचानक वह बहुत चिंतित था। सामान्य समय में होता तो वह मुड़कर निकल जाता, लेकिन अब ये जिवेन अभी भी समुद्री खाई में करीब खेती कर रही थी। याओ कियान भी साधना के निकट था। उनका बचना नामुमकिन था। बाई हनमो एक काप की तरह उछली और सीधे हवा में उड़ गई। दूरी में मजबूती से घूरते हुए उसका शरीर अचानक तन गया। थोड़ी देर बाद उन तीनों को देखते ही लोगों का एक समूह प्रकट हो गया। लेकिन जियोंग जिचेंग को जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि उसने एक जानी पहचानी शख्सियत देखी, एक ऐसी शख्सियत जिसने उसके दिल और फेफड़ों को लगभग अलग कर दिया। यह हे यूलोंग निकला। वह यूलोंग वास्तव में इन लोगों को लाया था। उसका दिमाग घूम गया और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग उनके साथ पकड़ने में सक्षम थे। उसने हल्का सा अनुमान लगा लिया था कि इस अवधि के दौरान कुछ दुश्मन ये जिवेन और अन्य लोगों का पीछा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने फिर भी इस मिशन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह हमेशा सोचता था कि उसने सभी निशानों को छिपाने का अच्छा काम किया है। कैस डेमन सी जैसी जगह में दूसरी पार्टी द्वारा पकड़ा जाना असंभव था जब तक कि वे बेहद बदकिस्मत न हों। उस तरह की संभावना वास्तव में बहुत कम थी। यदि उन्होंने वास्तव में इसका सामना किया तो वे केवल अपने दुर्भाग्य पर आहें भर सकते थे। वे और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जिन लोगों से उसने पहरेदारी नहीं की वे बीए टीम में उसके अपने लोग थे। ही यूलोंग ने उनसे कई वर्षों तक सीखा था। मूल रूप से वह भालू टीम के बारे में बहुत कुछ जानता था, जिसमें कुछ गुप्त कोड भी शामिल थे। इस समय उसका विश्वासघात आखिरी तिनके के बराबर था। सब कुछ और उसके सभी मानसिक बचावों को कुचल दिया। हे यूलोंग के लिए उन्होंने लगभग उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया और उन्हें सबसे अच्छी देखभाल दी। वह लगभग किसी भी मिशन के लिए हे यूलोंग को अपने साथ ले आता था, उसे यूसीसी जैसा ही उपचार देता था। वह जीवन भर दानव शिकारी के पेशे में रहने का इरादा नहीं रखता था। भविष्य में एक दिन वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। उस समय वह यूसीसी और हे यूलोंग के बीच एक उत्तराधिकारी का चयन करेगा। ठीक इसी वजह से वह इतना दुखी था। इतने लंबे समय के बाद वह वास्तव में अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी द्वारा धोखा दिया गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? वह अभी भी अविश्वास में था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और विश्वास करने को तैयार नहीं था। यह बाई उपनाम वाली बच्ची है। ऐसा लगता है कि ये जिवेन यहाँ है। हे यूलोंग, तुमने अच्छा काम किया है। इस बार हमारा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। ई होंग ने बाई हनमो को देखा और उसकी आंखें लगभग तुरंत चमक उठीं। बाई हनमो के ये जिवेन और याओ कियान के साथ अच्छे संबंध थे।
अगर बाय हनमो यहाँ थी तो इसका मतलब था कि ये जिवेन और याओ कियान यहाँ थे। वे दूर नहीं जाएंगे। उनका मूड अचानक उत्तेजित हो गया। महान, इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसे ये शिवेन का पता चला। इस बार वो ये जिवेन को कभी भागने नहीं देगा। यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। हे यूलोंग ने शायद ही कभी थोड़ी विनम्रता बनाए रखी, लेकिन इस समय उसकी आंखें अभी भी शालीनता से चमक रही थीं। कमीने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें धोखा दोगे। कमीने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें धोखा दोगे। जियोंग जिचेंग ने अविश्वसनीय रूप से हे यूलोंग की ओर इशारा किया। उसका दिल ऐसा लगा जैसे वह फट गया हो और धोखा दिया गया हो। कप्तान, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में सभी ने कहा कि हमें उन 3 लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसने यूलोंग को आगे बढ़ाया और कहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं कैसे हो सकता है? जियोंग जिचेंग ने उपहास किया और कहा, क्या आप हमारी बियर टीम के नियमों और विनियमों को भूल गए हैं? यदि यह मामला फैल गया तो कैस डेमन सी में हमारी भालू टीम कैसे जीवित रह सकती है? उद्धरण चिन्ह। कैस डेमन सी में, हालांकि यह अराजक था, प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण थी। भालू टीम की ताकत के साथ अगर उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी तो कैस दानव सागर में जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। कोई भी उनका सहयोग करने को तैयार नहीं होगा। उस समय बेयर टीम को जिस चीज का इंतजार था वह समाप्त हो चुकी थी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही कारण था कि जियोंग जिचेंग येजिविन और अन्य लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम उन सभी को मार देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। उसने यूलोंग ने जल्दी से कहा। जाहिर है उन्होंने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा था। उन्होंने सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया था। इस बारे में बात करते समय हे यूलोंग की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से क्रूर थी, जैसे कि वह एक अपूरणीय दुश्मन के बारे में बात कर रहा हो। टस्क, यह सिर्फ ब्रदर ये का पराजित प्रतिद्वंद्वी है। वे हमारे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि भाई ये बहुत उदार हैं। सीधे उन्हें मार डालो, बाय हनमो ने उपहास के साथ कहा। उसने पहली नज़र में ही यूलोंग को लगभग पहचान लिया। वह तुरंत सतर्क हो गया। अगर जियोंग जिचेंग और हे यूलोंग ने इस समय साजिश रची तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। याओ कियान और येजिविन दोनों करीबी साधना में थे। इस वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ से कोई नहीं निपट सकता था। सौभाग्य से जियोंग जिचेंग की प्रतिक्रिया ने उन्हें एहसास दिलाया कि यह वह नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इस हे यूलोंग ने जियोंग जिचेंग के साथ चर्चा नहीं की। शायद वह खुद फैसला कर रहे थे। तुम चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज जा सकते हो? वह यूलोंग अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत थी, जैसे कि वह कुछ क्रोध को रोक रहा हो। तुम सब आज मर जाओगे। छोड़ने के बारे में सोचो भी मत। उसका सारा गुस्सा बाय हनमो की ओर उमड़ पड़ा। यदि आंखें मार पाती तो बाय हनमो के टुकड़े टुकड़े हो जाते। दुर्भाग्य से बाय हनमो ने इस तरह की निगाहों से आंखें मूंद लीं। या यूं कहें, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। हे यूलोंग, मुझे तुमसे इस तरह बनने की उम्मीद नहीं थी। जियोंग जिचेंग ने हे यूलोंग की ओर इशारा किया और झुंझलाहट में कहा। उनके लहजे में दिल का दर्द और निराशा का संकेत था। तुम इतने बेईमान हो गए हो। क्या मैं तुम्हें आमतौर पर यही सिखाता हूँ? यह सही है तो क्या? वह क्या सोचता है कि वह कौन है? उसने वास्तव में मुझे बदनाम कर दिया और आपने वास्तव में मेरी मदद नहीं की, बल्कि उनकी मदद करने के लिए आया। मैं वह हूँ जो आप में बहुत निराश हूँ। हे यूलोंग के चेहरे पर एक क्रूर पागलपन झलक उठा। उनका इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। उसे येकशिवेन ने बुरी तरह पीटा था। वो येकशिवेन की एक भी चाल को रोक नहीं सका। अंत में येकशिवेन के गुस्से के कारण वह बेहोश हो गया था। अगर उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले व्यक्ति को चुनना होता तो येजिविन निश्चित रूप से सबसे अच्छी होती। उसका सारा स्वाभिमान चूर चूर हो गया, मानो वह कूड़े के ढेर पर पैर रख रहा हो। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा पागल बना दिया वह यह थी कि जियोंग जिचेंग ने उस आदमी की मदद नहीं की जिसने उसे इस तरह अपमानित किया, बल्कि ये शिवेन की मदद करने का फैसला किया। उनके लिए यह सबसे असहनीय बात थी। उसने महसूस किया कि वह वही था जिसके साथ विश्वासघात किया गया था। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उनका कर्जदार है। वह इस समय केवल अपना गुस्सा निकाल सकता था। इस समय गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ दरवाजे पर आए। दोनों पक्षों ने लगभग एक ही बार में इसे मार गिराया। वे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के साथ तुरंत येजिविन का पीछा करने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें सामान्य दिनों में सौंप दूंगा। जियोंग जिचेंग को इतना गुस्सा आया कि वह हंसा और बोला। उसने अब महसूस किया कि हे यूलोंग और येजिविन और अन्य के बीच का अंतर एक अलग दुनिया से कहीं अधिक था। यह न केवल ताकत में अंतर के कारण था, बल्कि लोगों से निपटने के तरीके के कारण भी था। उनकी राय में सबसे अज्ञानी बाय हनमो भी हे यूलोंग की तुलना में 1000 गुना अधिक समझदार थी। सौभाग्य से भालू टीम को हे यूलोंग को नहीं सौंपा गया था, नहीं तो बात खत्म हो जाती।
इतनी फालतू बातें मत करो। चूंकि ये लोग जिद्दी हैं तो इन सबको मार डालो। इस समय ई होंग ने अधीरता से कहा। उसे केवल ये जिवेन में दिलचस्पी थी। अगर वह ये जिवेन को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सका तो उसका यहाँ आना व्यर्थ होगा। कप्तान, तुम्हें यहाँ लड़ने में देर नहीं हुई है, हे यूलोंग ने अंत में कहा। उस आदमी के लिए खुद को बलिदान मत करो। यह बहुत बेवकूफ़ी है। यह इसके लायक नहीं है। ही यूलोंग को ऐसा कहते देख जियोंग ज़ीचेंग ने उससे पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। उनकी निराशा भरी अभिव्यक्ति छलक रही थी। उस मामले में हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जियोंग ज़ीचेंग ने असामान्य रूप से दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। अलग अलग रास्ते एक साथ काम नहीं कर सकते थे। यह बेयर टीम के जीवित रहने की नींव थी। कुछ समय के लिए हार मान लेना और विश्वासघात करना ठीक लग सकता है। हालांकि एक टीम जिसने अपनी आत्मा खो दी थी वह जल्द या बाद में तितर बितर हो जाएगी। भालू टीम उनके जीवन के अधिकांश समय के लिए उनका श्रमसाध्य प्रयास था। यदि यह नष्ट हो गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। चूंकि आप अपश्चातापी हैं और अभी भी उस आदमी की मदद करना चाहते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। वह यूलोंग पहले से ही मुड़ा हुआ था। ये शिवेन के लिए उसकी नफरत ने सब कुछ पार कर लिया था। उनके दिल में पूर्व कप्तान के लिए केवल घृणा और घृणा थी। अंकल, अब उससे बात मत करो, बाई हनमो ने सिर हिलाकर कहा। उन्होंने अपनी आभा को छोड़ना शुरू किया और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह पहले कभी इतना गंभीर नहीं हुआ था। चलो अपनी पूरी ताकत से लड़ो। हे, दिलचस्प है। मुझे यह पसंद है। मैं उनके मांस और खून के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें खाना चाहता हूँ। काले लबादे वाले आदमी ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। अपने लबादे को उठाते हुए यह छिपकली जैसे सिर वाला एक राक्षसी समुद्री जानवर कबीला योद्धा निकला। वह एक समुद्री कबीला नहीं बल्कि एक राक्षसी समुद्री जानवर का कबीला था। इसका कारण यह था कि उससे निकलने वाली राक्षसी आभा बहुत स्पष्ट थी। हर कोई इसे महसूस कर सकता था। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं ये रुई हूँ जो युवराज के अधीन 4 संरक्षक देवताओं में से एक है। राक्षसी समुद्री जानवर कबीले विशेषज्ञ ने अपना परिचय दिया। मुझे ईमानदारी से ये जिवेन का ठिकाना बताओ, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मौत की भीख मांगोगे। उनका स्वर शीतलता से भरा था। क्राउन प्रिंस व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं आए? बाई हनमो ने पूछा। इस समय के दौरान उन्होंने ये जिवेन और वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच कुछ शिकायतें भी सीखीं। कहा जा सकता है कि नफरत समुद्र की तरह गहरी थी। इस बार ये जिवेन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के पीछा से बचने के लिए काफी हद तक कैस दानव सागर में गया। युवा पीढ़ी के बीच लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का नेतृत्व ताज के राजकुमार ने किया था। यह सिर्फ कुछ कीड़ों को मार रहा है। क्राउन प्रिंस को व्यक्तिगत रूप से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रुई ने केवल उपहास किया और कहा। उसने बाई हनमो की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसके दिल में क्राउन प्रिंस किस तरह का चरित्र था, वह कैसे आ सकता है व्यक्ति। उनके दिल में युवराज एक ईश्वर जैसा अस्तित्व था। युवराज का शत्रु उसका शत्रु था। फिर कहने के लिए कुछ नहीं है। चलो लड़ते हैं, बाई हनमो जोर से चिल्लाए। साथ ही उन्होंने राहत की सांस ली। अगर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ आ गया तो वे मर जाएंगे। हालांकि वह ज्यादातर समय लापरवाह रहता था और कई चीजों की परवाह नहीं करता था, लेकिन वह अहंकारी मूर्ख नहीं था जो कुछ भी नहीं जानता था। युवा पीढ़ी में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जरूर सबसे आगे थे। कम ही लोग थे जो उनका मुकाबला कर सकते थे, कम से कम उनका तो नहीं। यदि बाह्यीन पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर पहले से ही भयानक था तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल निश्चित रूप से इससे परे एक भयानक अस्तित्व था। जब तक अद्वितीय तलवार और अन्य मौजूद नहीं थे तब तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को दबाना असंभव था। चूंकि तुम यह नहीं कहना चाहते तो मर जाओ। इस समय ये रुई तुरंत बाई हनमो की ओर दौड़ी। भयानक शक्ति ने विशाल आकाश को फाड़ दिया, एक काली आकृति में विभाजित हो गया और सीधे बाई हनमो में चला गया। उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर की भयानक शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई थी। बूम! ये रुई के फिगर को एक और फिगर ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जियोंग ज़ीचेंग थे। आपका विरोधी मैं हूँ, जियोंग ज़ीचेंग ने ठंडेपन से कहा। पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर से संबंधित अद्वितीय शक्ति भी एक पल में पूरी तरह से जारी हो गई थी। वे दोनों 2 विशाल पर्वतों के समान थे जो आपस में टकरा रहे थे। परिणामी शॉकवेव्स सभी दिशाओं में बह गईं। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? इस समय ये रुई ने अचानक ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल के 2 विशेषज्ञों ने एक चाल चली जिससे सीधे दृश्य फूट पड़ा। दोनों पक्ष आसमान तक लड़ते रहे। दूसरी तरफ यूसीसी ने पहले ही हे यूलोंग को ढूंढ लिया था। मैं वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि एक चोर के भीतर से रक्षा करना मुश्किल है। अंत में यह आप ही हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया। कप्तान आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको हमारी बी टीम का अगला कप्तान बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है। अंत में क्या आप उसे इस तरह चुकाते हैं? यूसीसी ने गुस्से में कहा। अगला कप्तान? क्या वह मुझे अपना उत्तराधिकारी मानता है?
किसी को मुझे इस तरह अपमानित करने देना, क्या मेरे बारे में उच्च विचार रखने का उसका यही मतलब है? उसने दहाड़ते हुए यूलोंग से कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि उसने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना पहले ही बना ली है? वह हर चीज में आपका पक्ष लेता है ना? आप पूरी तरह से निराश हैं। आप बहुत गहरे गिर गए हैं। यूसीसी ने ठंडेपन से कहा। वह आगे व्याख्या नहीं करना चाहती थी। मैं निराश हूं। मुझे वैसे भी मुझे बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यदि आप सभी मर चुके हैं तो भालू टीम मेरी होगी। मैं सभी को बताऊंगा कि आप सभी कैस दानव समुद्र के राक्षसी समुद्री जानवरों के मुंह में मारे गए। तब तक किसे पता चलेगा? हे यूलोंग ने भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा। बेशर्म जानवर। यूसीसी पहले से ही गुस्से में थी। इस समय वह केवल गुस्से से जल सकती थी। वह चिल्लाए और हे यूलोंग पर आरोप लगाया, मुझे अपना जीवन दो। यूसीसी का फिगर सीधे निकल आया और हे यूलोंग पर हमला किया। भालू टीम में यूसीसी और हे यूलोंग निस्संदेह उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे और उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन अब दोनों एक साथ लड़ रहे थे। निर्दयी बच्चे, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? ई होंग ने अपने सामने बाई हनमो का उपहास उड़ाया। हालांकि बाई हनमो ने पहले कोई चाल नहीं चली थी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि बाई हनमो उनकी प्रतिद्वंद्वी होंगी। बाई हनमो याओ कियान के पीछे बस एक बच्ची थी। भले ही वह याओ कियान हो, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि याओ कियान अच्छा लग रहा था, फिर भी उनके बीच एक बड़ा अंतर था। तो चलिए कोशिश करते हैं और जानते हैं। बाई हनमो चिल्लाए। उनका फिगर अचानक निकल गया। उसके हाथ में अचानक एक सफ़ेद जेड तलवार दिखाई दी। उन्होंने सीधे मध्य हवा में एक सफ़ेद जेड झरना लॉन्च किया। यह पहली बार था जब उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक जब वह कैस डेमन-सी में आया तब भी उसने कभी अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। अब उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि वही होन को कितना महत्व देता है। उसने ये जिवेन और ई होन के बीच की लड़ाई देखी थी। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि ई होन किसी भी तरह से एक साधारण चरित्र नहीं था। उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यदि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया तो वह निश्चित रूप से विरोधी नहीं था। इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। तुम लोग जाओ और ये जिवेन दाव को ढूंढो। ई होंग ने राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञों से कहा, जो उसके पीछे लबादा भी पहने हुए थे। हाँ, लबादों में ये राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञ सीधे गायब हो गए और उनके बीच उड़ गए। मौत को दावत देना, बच्चे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ई होंग ने उपहास किया। उसके हाथ में स्टील के पंजे का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो एक फीकी ठंडी रोशनी के साथ चमक रहा था। बाई हनमो का सामना करते हुए जो सीधे भाग गई, उसके स्टील के पंजे तुरंत दुनिया में फैल गए। उसकी गति अत्यंत तेज थी। यह कहा जा सकता है कि वह बाई हनमो पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत था कि वह एक अद्वितीय क्रूर जानवर की तरह हवा को फाड़ सकता था। डिंग, सोने और जेड के टकराने जैसी आवाज हुई। सफेद जेड लंबी तलवार बाई हनमो के हाथ में एक भयानक दूधिया सफेद तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जिसने एक पल में आकाश को चीर दिया। दूधिया सफेद तलवार की आभा और उसके फौलाद के पंजे आपस में जमकर टकराए। यह ऐसा था जैसे कुछ गिर गया हो और पूरी हवा एक पल में फट गई हो। प्रकाश की दो भयानक किरणें एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराईं, जिससे एक गोलाकार ऊर्जा का गोला बन गया जो तुरंत फट गया और सभी दिशाओं में बह गया। ई होंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये जिवेन, जो पहले उससे बहुत हीन थी, इस समय उसकी चाल का सामना कर सकती थी। हालांकि वे दोनों ट्रांसेंडेंट रियलम 6th लेवल पर थे, फिर भी उनकी ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था। यह ठीक उसी तरह था जैसे बाई यिंग जियोंग ज़ीचेंग को आसानी से मार सकती थी। वे एक ही दायरे में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे एक दुनिया से अलग हो गए हैं। बाई हनमो ने उपहास किया। इस समय के दौरान केवल ये जिवेन ही नहीं थी जिसने बहुत प्रगति की थी। यहाँ तक उन्होंने काफ़ी तरक्की की थी। यह भी कहा जा सकता है कि पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनका अनुभव बहुत कम हो सकता है। नहीं तो उसकी खेती इससे कहीं ज़्यादा होती। यह अनुभव उनके लिए बेहद कीमती था। केवल इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से ही वह अपनी जमा की गई सारी संचित ऊर्जा को मुक्त कर सकता था। यदि ये जिवेन पहली बार ई होंग का सामना करते समय ई होंग का विरोधी नहीं था, तो वह अब ई होंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल पीक में प्रवेश किया था। यदि ये जिवेन और याओ कियान की नज़दीकी साधना नहीं होती, तो ये जिवेन भी नज़दीकी साधना में प्रवेश कर जाती। हो सकता है कि वह किसी भी समय उत्कर्ष क्षेत्र 7वें स्तर में प्रवेश कर सके। हालांकि उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर और 6ठे स्तर के बीच का अंतर केवल एक स्तर था, ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म इंटरमीडिएट था, लेकिन ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल पहले ही ट्रांसेंडेंट रियल्म लेट में प्रवेश कर चुका था। बहुत बड़ा गैप था, लेकिन फिर भी बाई हनमो बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने अपने हाथ में सफ़ेद तलवार लहराई और फिर से ऊपर उठा।
उसकी आंखें थोड़ी गरिमामयी चमक उठीं। बाई हनमो ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था उससे निपटना। यह भी कहा जा सकता है कि बाई हनमो की ताकत उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर थी। हालांकि उसने बाई हनमो को एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस समय वह निश्चित रूप से इतना मजबूत नहीं था। हालांकि उनकी हिचकिचाहट केवल एक पल के लिए थी। एक पल में उसके हाथ में स्टील के पंजे फिर से एक शिवेन की ओर आ गए। उसकी 5 उंगलियों के नियंत्रण में पंजे ने तुरंत आकाश को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक भयानक वायु प्रवाह बना जो नीचे बह गया। जेड ब्रेकिंग दानव पंजा। आकाश में उसके हाथ तुरंत बड़े हो गए। अनगिनत चीज उसमें उलझ गई। दोनों हाथों के स्टील के पंजे से जेड रंग की परतें निकलती हैं जो बाई हनमो की ओर खींचती हैं। या तो उसने कोई चाल नहीं चली, या उसने एक क्रूर हत्यारा चाल का इस्तेमाल किया। चूंकि उसने देखा था कि बाई हनमो से निपटना उतना आसान नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था, उसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। उसे बाई हनमो को एक शिवेन की तरह वापसी करने का मौका नहीं देना चाहिए। ये जिवेन के हाथों हारने के बाद वह बेहद सावधान था। वह बिल्कुल वही चीज फिर से नहीं होने दे सकता था और फिर से तालिकाओं को घुमा सकता था। बाई हनमो इस आघात का सामना करते हुए तलवार की रोशनी पर एक भयानक तलवार की रोशनी को सीधे फोड़ देती है, जिससे एक सफेद इंद्रधनुष बनता है और सीधे नीचे गिर जाती है। बूम! 2 बेहद भयानक ताकतों ने हवा में एक हिंसक विस्फोट किया। यह एक प्रकार की भयानक शक्ति थी जो सीधे आकाश की सतह पर एक राक्षसी विशाल भेड़िया को उड़ा देती थी, जिससे आकाश में बारिश होती थी। ई होंग का सामना करते हुए, जो ट्रांसेंडेंट रियल्म 6 लेवल पीक पर था, बाई हनमो बिल्कुल भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आई। आमतौर पर बोलना हर किसी की अपनी सीमा होती थी। हालांकि अलग अलग योद्धाओं की पूरी तरह से अलग सीमाएं थीं। वे जितने अधिक प्रतिभाशाली थे उतनी ही अधिक शक्ति वे धारण कर सकते थे। यही कारण था कि एक ही दायरे में ताकत में भारी अंतर था। इन दोनों के बीच की लड़ाई जाहिर तौर पर औसत पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर के विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थी। ई होंग सीधे लहरों से टूट गया, ऊपर चला गया और बाई हनमो के सामने दौड़ पड़ा। उसकी शक्ति बहुत अत्याचारी थी, विशेषकर शारीरिक शक्ति। ये जिवेन के हाथों हारने के अलावा उसे कभी किसी के हाथों नुकसान नहीं हुआ था। इस बार वह बाई हनमो को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी अत्याचारी शारीरिक साधना का उपयोग करना चाहता था। आकाश उसकी पंछियों की छाया से भरा हुआ था। उसने सीधे आसमान को खरोंचा और बाई हनमो पर वार किया। बाई हनमो ने एक कदम पीछे लिया और सीधे तलवार की रोशनी में खुद को लपेट लिया। जब पंजे की छाया ने उसके शरीर को नोचा तो वे तलवार की रोशनी से चूर चूर हो गए। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों था। शक्ति असाधारण थी। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारी योग्यता अच्छी है। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपका भविष्य असीम है। ई होंग चिल्लाया। उसके पास बाई हनमो को वश में करने का विचार था। उसने यह भी देखा कि राजकुमार 4 संरक्षक देवताओं में से एक के रूप में राक्षसी समुद्री जानवर कबीले विशेषज्ञ को वश में कर रहा था। वह ईर्ष्यालु था। सामान्यतया अद्वितीय विशेषज्ञों के आसपास बहुत सारे अनुयायी होंगे। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच था जो बड़े कुलों और ताकतों से आए थे। कई लोग ऐसे भी थे जो उनके अनुयायी बनना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसने लोगों को बेतरतीब ढंग से स्वीकार कर लिया हो? कोई भी उसका अनुयायी नहीं हो सकता था। सामान्यतया एक व्यक्ति जितना अधिक अत्याचारी होगा, उसके अनुयायी उतने ही मजबूत होंगे। ये अनुयायी उनके प्रशंसक हो सकते हैं या वे शत्रु भी हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले हराया था। ये राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञ क्राउन प्रिंस के अनुयायी बन गए थे। इसका कारण यह था कि वे क्राउन प्रिंस के हाथों हार गए थे। वे अंततः उनके अनुयायी बन गए। उनकी राय में उनके सामने बाई हनमो उनके अनुयायी बनने के लिए बिल्कुल योग्य थी। बाई हनमो प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थीं। यदि उसके पास ऐसा अनुयायी हो तो न केवल वह बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह बाहर जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपसे जुड़ें। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आप चाहते हैं कि यह युवा मास्टर आपका अनुयायी बने? मुझे डर है कि आप अभी तक योग्य नहीं हैं। बाई हनमो चिल्लाए। उसके हाथ में तलवार की रोशनी और अधिक तीव्र हो गई। इसने सीधे पंजे की छाया को तोड़ दिया और ई होंग पर हमला किया। हालांकि उन्होंने तेजी से प्रगति की, ई होंग की प्रतिभा उत्कृष्ट थी। नींव के मामले में ई होंग ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा ई होंग के पास एक अत्याचारी भौतिक शरीर था। इसलिए ई होंग के सामने बाई हनमो को आसानी से रोक लिया गया। इस प्रतिकूल स्थिति से निकलने के लिए उसे पहले आक्रमण करने की पहल करनी चाहिए। तलवारबाजी का मूल सार अपराध था, रक्षा नहीं। हाथ में तलवार लेकर दुनिया मेरी थी। एक तलवार सारे तरीकों को तोड़ सकती है। जब तक लंबी तलवार हाथ में होती तब तक तलवार चलाने वाला पीछे नहीं हटता। जिद्दी। आज ये जिवेन और याओ कियान की मौत है। क्या आप उनके साथ मरना चाहते हैं? बाई हनमो की बातें सुनकर ई होंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शातिर तरीके से कहा, बाई हनमो को मनाने का आखिरी मौका नहीं छोड़ते।
ऐसा अनुयायी मिलना आसान नहीं था। अगर आज बाई हन्मो को खत्म करने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वह बाई हन्मो को मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उसका अनुयायी बनने के बाद स्वाभाविक रूप से उसके पास उससे निपटने का एक तरीका होगा। उस समय वह बस चॉपिंग बोर्ड पर मांस का एक टुकड़ा होगा। वह जब चाहे उससे निपट सकता था और जैसे भी वह उससे निपटना चाहता था। हा, धिक्कार है मगरमच्छ, क्या आपको लगता है कि यह युवा मास्टर आपके जैसा ही होगा? जीवन के लिए कायर मेरे दोस्तों को धोखा दे रहा है। यह युवा मास्टर ऐसा काम नहीं कर सकता। बाई हन्मो चिल्लाया और ई होंग के साथ जमकर लड़ाई की। धिक्कार है, कितना जिद्दी। ई होंग ने आखिरकार बाई हन्मो को मनाने की कोशिश छोड़ दी। उसकी आंखों में एक जानलेवा रोशनी झिलमिला उठी। चूंकि बाई हन्मो का उपयोग वह नहीं कर सकता था तो बाई हन्मो को मर जाना चाहिए। उसके हाथों में पंजों की छाया टिमटिमा उठी। उसके नियंत्रण में राक्षसी लहरें भारी पड़ गईं जो आकाश को निगलने वाले मगरमच्छ में बदल गईं। इसने बाई हन्मो पर झपट्टा मारा। इस भयंकर मगरमच्छ के सामने दुनिया कांपती नजर आ रही थी। कमीने, इस युवा मास्टर को तुम्हें मारने दो। बाई हन्मो ने बार बार उपहास किया। उसके हाथ में सफेद जेड लंबी तलवार अचानक हजारों तलवारों की रोशनी से खिल उठी। वह एक तलवार भगवान की तरह था। तलवार के झूले से पूरा आसमान बिखरने वाला था। दोनों पक्षों में पृथ्वी बिखरने वाली टक्कर हुई। विशाल शातिर मगरमच्छ का मायाजाल बाई हन्मो की लंबी तलवार की रोशनी में जमकर टकराया। भयानक अशुभ प्रकाश फूट पड़ा। बाई हन्मो के हाथ में सफेद जेड तलवार में जादुई शक्ति थी। यह अंतहीन प्रतिभा के साथ खिल गया जैसे कि यह दुनिया को चकनाचूर करने वाला था। यह सफेद जेड लंबी तलवार साधारण नहीं थी। इसी तरह ई होंग कोई साधारण पात्र नहीं था। विशाल शातिर मगरमच्छ भी अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था। दो भयानक ताकतें हवा में जमकर टकराईं। अनगिनत हवाएं एक पल में पूरी तरह ढह गईं। तलवार की रोशनी से मिश्रित अनंत तेजस्वी दिव्य प्रकाश टकराया और बेतहाशा नाचने लगा। सबकी आंखों के सामने हवा परत दर परत ढह गई। हाँ, बाई हन्मो चिल्लाए। तलवार की रोशनी तुरंत विशाल शातिर मगरमच्छ में घुस गई। तुरंत विशाल मगरमच्छ पूरे आकाश में पानी की लहरों में बदल गया। यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था। यह असाधारण था। प्रत्येक बूंद माउंट ताई की तरह भारी थी। यह तुरंत ही बाई हन्मो के शरीर पर फट गया। हालांकि बाई हन्मो कुछ को रोक सकती थी लेकिन पानी की सभी बूंदों को रोकने का कोई तरीका नहीं था। बूम बूम बूम, बाई हन्मो ने दबी हुई कराह निकाली। इन अत्यधिक भारी पानी की बूंदों से वह सीधे बाहर निकल गया। उसने एक कौर खून बहाया और उसकी आकृति सीधे उड़ गई। उसकी ताकत और ई होंग की ताकत के बीच अभी भी एक अंतर था। उसकी नींव अभी भी बहुत उथली थी। हालांकि उनकी क्षमता ई होंग से आगे निकल गई लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी क्षमता पूरी तरह से ताकत में तब्दील नहीं हुई थी। यह भी कहा जा सकता है कि अपने चरित्र और चंचल स्वभाव के कारण वह वास्तव में अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा था। बाई हन्मो पूरी तरह से फट गई। उसने अपना फिगर रोक लिया और ई होंग को मजबूती से देखा। इस समय उन्हें वास्तव में इसका पछतावा हुआ। यदि वह कठिन साधना करने को तैयार होता तो वह ऐसा कैसे बन सकता था? यदि वह ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल में प्रवेश कर सकता है तो वही होंग को आसानी से मार सकता है। उसे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इस समय वह आखिरकार समझ गया कि याओ कियान का क्या मतलब है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसी क्षेत्र में उसके लिए एक मैच खोजना कठिन था। उनके साथियों में बहुत कम ऐसे थे जो उनसे तेज थे। ज्यादातर लोग उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हालांकि उनके जीवन और दुनिया के संपर्क में आने का मतलब था कि वे न केवल अपने से कम ताकत वाले मार्शल कलाकारों का सामना करेंगे बल्कि वे अक्सर अपने से कहीं अधिक ताकत वाले विरोधियों का भी सामना करेंगे। उस समय असली परीक्षा होगी। हालांकि ई होंग की ताकत उससे ज्यादा मजबूत होने से बहुत दूर थी। विशेषज्ञों के बीच इस तरह के टकराव में यहां तक एक मामूली अंतर भी घातक परिणाम पैदा कर सकता है। इस तरह के एक स्पष्ट अंतर को छोड़ दें। इस वार के तहत बाई हन्मो को सीधे गिरा दिया गया जिससे मुंह भर खून बह गया। हालांकि ई होंग के पास भी अच्छा समय नहीं था। हालांकि उसकी ताकत बाई हन्मो से ज्यादा मजबूत थी लेकिन यह थोड़ी ही मजबूत थी। यह बिल्कुल भी जबरदस्त फायदा नहीं था। बाई हन्मो ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, अली के जीवन और मृत्यु का प्रतिकार किया। लेकिन इस समय वह नहीं रुका। उसने फिर से बाई हन्मो का सीधे पीछा किया। एक क्षेत्र तेजी से फैल गया, उसमें बाई हन्मो को लपेट लिया। स्वर्ग का एक रास्ता है लेकिन तुम इसे नहीं लेते। इसके बजाय तुम नरक में घुस जाते हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था। कौन जानता है तुम नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए। फिर भाड़ में जाओ, ई होंग ने हंसते हुए कहा। उनकी राय में बाई हन्मो जो उनके क्षेत्र में गिर गई थी पहले से ही एक मृत अंत था। ये जिवेन जैसे लोग जो जबरन क्षेत्र को तोड़ सकते थे आम नहीं थे। क्या बकवास थी मौका। क्या तुम मुझे अपने वश में करना चाहते हो? बाई हन्मो ने उपहास किया लेकिन वह पागलों की तरह जोर से हंसी।
वह थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसकी वीरता बढ़ रही थी। इस समय वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। अब वह याओ कियान और ये जिवेन के लिए समय में देरी करना चाहता था। उसे ई होंग और अन्य लोगों को 1 मिनट के लिए विलंबित करना चाहिए, अन्यथा यह ये जिवेन और याओ कियान के लिए एक आपदा होगी जो खेती के करीब थे। लड़ाई का परिणाम इतना महान था कि ये जिवेन और याओ कियान इसे महसूस कर सकते थे, भले ही वे साधना के निकट हों। अब उन्हें जो करना था वह उनके बाहर आने का इंतजार करना था और इन दुश्मनों को समुद्र की खाई में जाने से रोकने के लिए देरी करना था। बाई हनमो का फिगर अचानक से उड़ गया और ई होंग पर फिर से झपटा। भारी जल क्षेत्र में उसकी गति निस्संदेह बहुत धीमी थी। भारी जल की बूंदें भी आकाश में तैरने लगीं। हर बूंद बेहद भारी थी। आंधी के साथ यह मानव शरीर पर आ गिरा। यह मुट्ठी से बमबारी करने के बराबर था। बमबारी से बाई हनमो के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसके पास रोकने का कोई उपाय नहीं था। इस समय वह पीछे नहीं हट सका। उसे धारण करना चाहिए। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ई होंग ने उपहास किया। रक्त आभा के साथ फैलते हुए उसके शरीर की सारी शक्ति उबलने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारी जल क्षेत्र को तीव्र उत्तेजना प्राप्त हुई है। यह पागलपन से बढ़ने लगा। भारी जल क्षेत्र में एकमात्र नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के तहत बाई हनमो 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी। चलो कमीने, बाई हनमो ने दहाड़ते हुए ई होंग को खून भरी आंखों से देखा। दूसरी ओर दो युद्ध क्षेत्रों की स्थिति भी विशेष रूप से खतरनाक थी, विशेष रूप से जियोंग जीचेंग के युद्ध क्षेत्र। वह लगभग हार गया था। हालांकि वे दोनों ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल थे, यी रुई की ताकत बाई यिन की तुलना में बहुत कम भयानक थी। जियोंग जीचेंग प्रतिरोध के किसी भी विचार को नहीं जुटा सका। हालांकि यी रुई अभी भी बहुत अत्याचारी थी। उन्होंने पहले ही ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल पीक में कदम रख दिया था। वह जियोंग जीचेंग से काफी मजबूत था। जियोंग जीचेंग ने खून की उल्टी की और पीछे हट गए। सौभाग्य से यी रुई के पास बाई यिन की तरह भारी बढ़त नहीं थी। हालांकि जियोंग जीचेंग को लगातार पीटा गया था, लेकिन कुछ समय के लिए वह जीवन या मृत्यु की स्थिति में नहीं था। हालांकि कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं दिखी। दूसरी ओर यूसीसी और हे यूलोंग के बीच की लड़ाई सबसे तीव्र लड़ाई थी। यूसीसी इस बात से नाराज थे कि हे यूलोंग ने उनकी भालू टीम को धोखा दिया, जिससे मौजूदा खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। पूरी टीम का लगभग सफाया हो गया था। उसने सोचा कि हे यूलोंग पागल हो गया है। वह बीर टीम को पाने के लिए कुछ भी करेगा। वह यूलोंग लंबे समय से घृणा से अंधा था। उनका हृदय और भी महत्वाकांक्षी था। वह केवल जियोंग जीचेंग और यूसीसी को मारने के बाद बीर टीम का नियंत्रण हासिल करना चाहता था। अतीत में क्या दोस्ती। इस समय उन्होंने महसूस किया कि यह बेकार था। यह एक पूर्ण मजाक था। उन दोनों के बीच लड़ाई वास्तव में तीव्र थी। यह एक भयानक लड़ाई थी। हर तरफ खून और मांस उड़ गया। दोनों जरा भी पीछे नहीं हटे। उनके मुंह एक दूसरे के मांस पर उतरे। दोनों की हालत दयनीय थी। उनके शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत थे। मांस का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं था जिसे नुकसान न पहुंचाया गया हो। पता नहीं कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। जियोंग जीचेंग की स्थिति के समान ही हे यूलोंग का भी पूरी तरह से पलड़ा भारी था। हालांकि वे दोनों जियोंग जीचेंग के पसंदीदा उत्तराधिकारी थे, ताकत और जियोंग जीचेंग के ध्यान की डिग्री के मामले में हे यूलोंग का हाथ था। इस तरह की जीवन मरण की स्थिति में कहा जा सकता है कि हे यूलोंग ने यूसीसी को पीछे हटने के लिए पीटा था। वह पहले से ही अपने शरीर में दर्द और अपने दिल की महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। इस समय वह अब अतीत की मित्रता की परवाह नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में केवल उसे पूरी तरह से मार डालने का विचार था। लगता है यूसीसी भी पागल हो गई है। वह अपने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना लड़ रही थी। जियोंग जीचेंग के लिए उसे हे यूलोंग को मारना चाहिए और संप्रदाय को साफ करना चाहिए। हा, यह बेकार है। तुम आज मर गए। हर कोई जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। इस समय हे यूलोंग की आंखें लाल थीं और उसने पागलपन से कहा, तुम एक भयानक मौत मरोगे हे यूलोंग। आज मुझे कप्तान के लिए टीम को साफ करना चाहिए। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। यूसीसी भी पागल थी। कप्तान के लिए टीम की सफाई करना उसके दिल का एकमात्र जुनून था। इसी जुनून ने उन्हें अब तक लड़ने का सहारा दिया था। उन दोनों ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया था और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। वे एक दूसरे की लड़ने की शैली और अंतिम चाल को अपने हाथों के पिछले हिस्से की तरह जानते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि उनके सामने व्यक्ति के सामने चालाकी करने का कोई तरीका नहीं था। उससे निपटने का एक ही तरीका था कि उस पर सीधे हमला किया जाए। चालाकी करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि सबसे कुशल कैसे बनना है। बूम बूम बूम, दोनों पक्ष एक दूसरे पर मुक्के मार रहे थे और एक बार फिर सीधे धमाका हो गया। इस बार यूसीसी फिर से उठ नहीं पाए।
हे यूलोंग द्वारा अभी अभी गंभीर रूप से घायल किए जाने के बाद वह पहले से ही बहुत कमजोर थी। उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी और वह अब उठ नहीं सकती थी। हा, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। भालू टीम मेरी है, इसे कोई छू नहीं सकता। वह यूलोंग पूरी तरह से हंस पड़ा था। उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। बरसों पुराना दुश्मन आखिरकार एक चाल में खत्म हो गया। यह उनके लिए बस एक बहुत बड़ी खुशी थी। वह यूलोंग अनिच्छा से खड़ा हो गया। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, फिर भी वो यूसीसी से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसके शरीर में ची फिर से बढ़ गई। उसने सीधे यूसीसी पर आरोप लगाया, वह उसका पूरी तरह से गला घोंटना चाहता था। अचानक आकाश में एक अद्भुत तलवार का प्रकाश आकाश से कट गया। यह तुरंत दुनिया से कट गया और हे यूलोंग की दिशा में आ गया। ही यूलोंग, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से अपने शरीर को मोड़ा और इधर उधर भागने लगा। हालांकि यह तलवार का प्रकाश बहुत तेज था। यहां तक अगर वह अपनी चरम अवस्था में होता तो भी वह इससे बच नहीं सकता था। अब अकेले रहने दे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पफ! लगभग एक पल में तलवार की रोशनी ने हे यूलोंग की गर्दन को काट दिया, जिससे एक बड़ा घाव हो गया। ही यूलोंग का सिर सीधे उसके शरीर से फिसल गया। ईहोंग ने सीधे तौर पर बाई हनमो को नुकसानदेह स्थिति में धकेल दिया। भारी जल क्षेत्र में बाई हनमो की गति पहले से कहीं अधिक खराब थी। गति के बिना बाई हनमो के पास आक्रमण करने के साधन नहीं थे। आज वह दिन है जब तुम मरोगे। मेरे हाथों में पड़ना तुम्हारा भाग्य है। ईहोंग ने उपहास किया। उसके हाथ में स्टील के पंजे अनंत प्रकाश में फट गए, जैसे कि वे दुनिया को चीरकर अलग कर सकते हैं। यह भी एक अद्भुत ह्यूमन लेवल मार्शल इंस्ट्रूमेंट था। ऐसा लग रहा था कि वह आसमान को चीरने में सक्षम है। पंजे की हर चमक ने उसके चारों ओर की जगह को विकृत कर दिया। यह ऐसा था मानो आकाश में 5 विशाल निशान खींचे गए हों, और यह ऐसा था मानो उन 5 पंजों की चमक को आकस्मिक रूप से खींच लिया गया हो। लेकिन जब से तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि ये ज़िवेन और याओ कियान को पास होना चाहिए। ईहोंग ने उपहास किया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे आपके मरने के बाद बाहर आएंगे। मैं इस जगह को जमीन पर गिरा दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक शिवेन बाहर नहीं आएगी। जब उसका खुलासा हुआ तो बाई हनमो हैरान रह गई। इस समय अगर ईहोंग स्वतंत्र रूप से इधर उधर झाड़ू लगाता तो उसे समुद्र की खाई में गुफा घर तक झाड़ू लगाने में देर नहीं लगती, जहां ये ज़िवेन छिपा हुआ था। उस समय यह भयानक होगा। ईहोंग की क्षमता और चरित्र के साथ यह लगभग 100% संभव था कि वह ऐसा करेगा। ऐसे में उसे रोका जाना चाहिए। आपके पास वास्तव में बहुत बकवास है। बाई हनमो ने उपहास किया। उसने सफेद जेड लंबी तलवार अपने हाथ में पकड़ी और एक पल में बाहर निकल गया। वह सीधे शून्य को काटता है, अनगिनत हवा को काटता है। पूरा अंतरिक्ष हिल गया। वह वीर और अजेय था। मौत को प्रणाम। ईहोंग ने सीधे अपने स्टील के पंजों से असीम दिव्य प्रकाश को बाहर निकाला। वे मध्य हवा में भयंकर रूप से टकरा गए। अनगिनत हवाएं चलीं और एक विनाशकारी तूफान बह गया। कुछ भी हो, उसका विरोध करना असंभव था। बाई हनमो पूरे रास्ते पीछे हट गई। उसने मुंह भर खून उगल दिया, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। ईहोंग बहुत खुश हुआ और बाई हनमो का पीछा करने लगा। बाई हनमो के मुंह के कोने पर एक भद्दी मुस्कान आ गई। उसका पहले से ही कमजोर हाथ अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लंबी तलवार ने तुरंत आकाश को छेद दिया, पूरे आकाश को भेदते हुए सीधे ईहोंग के शरीर में घुस गया। ईहोंग भी रक्षाहीन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई हनमो में अभी भी इतनी शक्ति है कि वह इस समय उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती है। दूसरे शब्दों में, बाई हनमो ने वास्तव में घायल होने का नाटक किया। ईहोंग को धोखे से आने के बाद बाई हनमो ने तलवार से एक भारी वार किया। ईहोंग को तलवार से गंभीर रूप से घायल करने के बाद बाई हनमो अचानक उत्तेजित हो गई। ऐसी योजनाओं और साधनों से निपटने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। भारी जल क्षेत्र में ईहोंग ही एकमात्र सच्चा देवता था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके पास अपनी गति को खोलने का कोई तरीका नहीं था। इस मामले में ईहोंग को अपने पक्ष में आने देना बेहतर था। यह सबसे अच्छा तरीका था। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज मुझे तुम्हें एक भयानक मौत मरने देना चाहिए। ईहोंग की अभिव्यक्ति विकृत थी, जैसे कि वह पागल हो। वह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे उसने कभी पसंद नहीं किया था। उसके लिए यह बस क्रुद्ध करने वाला था। ईहोंग गुस्से से हंस पड़ा। उसने अपने हाथ में स्टील के पंजे निकाल लिए। अंतहीन हवा को निचोड़ा गया और एक पल में ढह गया। यह भयानक था। फौलाद के पंजों की गति अत्यंत तेज थी। इसने तुरंत बाई हनमो के शरीर को जकड़ लिया। बूम! बाई हनमो की छाती को खून से सना हुआ था। गंभीर चोट लगने से उनका फिगर सीधे उड़ गया। रुकने से पहले बाई हनमो को दर्जनों मील तक सीधे उड़ा दिया गया। ईहोंग के स्टील के पंजे ने उसकी छाती पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। न जाने कितनी हड्डियां टूटीं। यह युवा मास्टर कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। बाई हनमो ने उपहास किया।
उसके शरीर पर एक अत्याचारी आभा उबलने लगी। उसकी त्वचा जेड जैसा रंग बदलने लगी। लेकिन तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। ऐसा लगता है कि उसने अपना मन बना लिया है और कुछ प्रतिबंधों को छोड़ दिया है। वह पहले से ही गुस्से में था। इस बार वह निर्दयी था। केवल ईहोंग को मारकर ही वह अपने दिल में नफरत को दूर कर सकता था। किसी कारण से जब ईहोंग ने बाई हनमो को देखा तो वह कांप उठा। वह महसूस कर सकता था कि बाई हनमो के शरीर से एक अत्याचारी आभा लगातार उबल रही है। हालांकि वह नहीं जानता था कि बाई हनमो क्या चाल चल रही है। वह बाई हनमो को सहज ही रोकना चाहता था। उसकी वृत्ति ने उसे बताया कि वह इस तरह जारी नहीं रख सकता, नहीं तो वह खतरे में पड़ जाएगा। अंत में मैं अभी भी जीतूंगा। यह निर्विवाद है कि तुम और ये शिवेन दोनों में अद्भुत प्रतिभा है। वास्तव में मैं भी भविष्य में तुम्हारे लिए एक मैच नहीं बनूंगा, मगर इससे क्या, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, इसलिए केवल मृत्यु ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। ईहोंग के शरीर पर पानी की विशेषता क्यूई में लगातार उतार चढ़ाव होने लगा। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से ठंडी और गंभीर थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय उसे थोड़ा डर लग रहा था, जैसे कि उसने येक शिवेन का सामना किया हो जिसने प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन किया था और पासा पलट दिया था। उस समय येक शिवेन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी संपत्ति को कोई जबरन तोड़ देगा। वास्तव में यदि ये जिवेन भविष्य में उसी दायरे में विकसित होता है तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। उस समय ये जिवेन के पास भयानक युद्ध कौशल होगा और वह निश्चित रूप से उसे एक चींटी की तरह कुचलने में सक्षम होगा। इसलिए वह ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। तो क्या हुआ अगर वे जीनियस थे? उन्होंने इतने वर्षों में कई प्रतिभाओं को समय से पहले मरते देखा था। इस दुनिया को ऐसी राक्षसी प्रतिभाओं की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें बस मर जाना चाहिए। इसी विचार के साथ वो येक शिवेन पर हमला करता रहा। उसने येक शिवेन को मारने की कसम खाई थी। अब बाई हनमो को देखना ऐसा था जैसे ये जिवेन को फिर से प्रकट होते हुए देखना, जिससे वह घबरा गया हो। यह अफसोस की बात है कि आपके पास कोई मौका नहीं है। आप आज मर जाएंगे। ईहोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी और छिपी हुई थी। खांसी खांसी। बाई हनमो खून की खांसी करती रही और मुस्कुराते हुए बोली, कमीने, तुम अभी भी अपने युवा मास्टर से निपटने में सक्षम नहीं हो। जिद्दी। ईहोंग ने बाई हनमो की तलवार से उसके शरीर पर हुए घाव को सील कर दिया और बाई हनमो की दिशा में दौड़ पड़ा। मैं अनिच्छुक हूँ, मैं अनिच्छुक हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं इस तरह के कचरे को कभी भी अपनी जान नहीं लेने दूंगा। बाई हनमो बेहद अनिच्छुक थी। वह अपने दिल में चिल्लाए। उसने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह हमलों की इस लहर का विरोध करने के लिए शक्तिहीन थी। अतीत में कठिन साधना न करने के कारण वह स्वयं से घृणा करता था, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। यदि वह कठिन साधना करता है, यदि वह पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर पर होता या यहाँ तक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर पर होता तो निस्संदेह इन सब का सामना करना आसान होगा। लेकिन अपने दिल में उसे कभी इसका पछतावा नहीं था। हालांकि उसने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, लेकिन वह वास्तव में समझ गया कि वह क्या चाहता है। बस इतना था कि उनका किरदार थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं थे। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है और वह क्या करना चाहता है। हालांकि जीवन अनमोल था, फिर भी कुछ चीजें ऐसी थीं जो जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थीं। हालांकि वह इस समय मरने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। हाँ, समुद्र के तल से एक जोर की चीख सुनाई दी। पतली हवा से एक अद्वितीय विशाल तलवार आभा दिखाई दी और विस्फोट हो गया। जहां भी तलवार की आभा गुजरती थी, लहरें स्वतः ही आधी कट जाती थीं। यह तलवार आभा अभी अभी बाई हनमो द्वारा उत्सर्जित तलवार आभा से कई गुना अधिक अत्याचारी थी। इस समय यह ईहोंग के शरीर पर जमकर गिरा। ईहोंग, जो अभी अभी अहंकारी था, इस तलवार आभा का सामना करने वाले एक बच्चे की तरह था। उसके सभी बचाव सीधे टूट गए और तलवार की आभा एक पल में उस पर गिर गई। ईहोंग ने अचानक महसूस किया कि एक भयानक तलवार आभा उसके शरीर में घुस रही है। अचानक उसने मुंह से खून बहाया। उसका शरीर उड़ गया और सीधे आकाश में उड़ गया। उसी समय एक ही समय में कई तलवार आभा प्रकट हुईं। काले लबादे में वे राक्षसी समुद्री जानवर जो ये जिवेन को ढूंढना चाहते थे, उनका तुरंत सिर काट दिया गया। उनकी ताकत बाई हनमो और ईहोंग जितनी भी अच्छी नहीं थी। इस समय वे रक्षाहीन थे और तुरंत रक्त धुंध के बादल में फट गए। इस समय केवल ईहोंग मुश्किल से अपना सिर उठा सकता था और चिल्ला सकता था। समुद्र में एक भयानक आभा तुरंत उड़ गई। समुद्र से एक अकल्पनीय रूप से अत्याचारी आभा बह निकली। भयानक आभा से समुद्र अपने आप अलग हो गया। तलवार की रोशनी में एक आकृति हवा में उड़ गई। एक सियान आकृति हवा में खड़ी थी। यह कैसे संभव है? यह आप कैसे हो सकते हैं? ईहोंग ने सियान आकृति को अविश्वसनीय रूप से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन थी, जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने येक शिवेन को हक्का बक्का करके देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वास्तव में ये जिवेन थी।
वह एहसास उस समय से अलग था जब उसने अपनी पहचान और नाम छुपाया था। अब जब उसने लिखना समाप्त कर लिया था तो वह एक तेज तलवार की तरह दिखाई दे रहा था जो बिना म्यान की हुई थी। यहाँ तक अगर आप उसे देखते हैं तो आपके पास खुद को अंधा करने का आवेग होगा। इसके अलावा ये ज़िवेन की ताकत में बहुत सुधार हुआ था। हालांकि ये ज़िवेन पहले से ही बहुत मजबूत था, लेकिन अंत में वह कोई विशेष बड़ा खतरा नहीं था। भले ही उसने मुझे हरा दिया, यह कहा जा सकता है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। उन्होंने आसानी से समुद्री दानव कबीले के स्वामी के एक समूह का सिर काट दिया, जो मेरे बाद दूसरे स्थान पर थे। ये क्राउन प्रिंस के गार्ड के सदस्य थे और अभिजात वर्ग के थे। हालांकि वे लीरूई जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल क्राउन प्रिंस के रक्षकों की रीढ़ माना जाता था और उन्हें बहुत मजबूत माना जा सकता था, लेकिन ये ज़िवेन द्वारा आसानी से उनका सिर काट दिया गया था। वापस लड़ने की शक्ति लगभग नहीं थी।